दोस्तों, एजुकेशन एक डिग्री पाने का तरीका नहीं बल्कि अपनी सोच को एक अच्छे डायरेक्शन में लेकर जाने का तरीका है। मेरा नाम है शैलेश बुरानी, मैं कहानियां सुनाता हूं और आज का पॉडकास्ट आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज जो मेरे गेस्ट होने वाले हैं उनका ये मानना है कि वो जिस भी बच्चे को पढ़ाते हैं, अगर वो गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट नहीं होता है तो वो उससे एक भी रुपया नहीं लेते हैं। आज मेरे साथ इस पॉडकास्ट में है एसएसवी डीडीएस गुरुकुल के ओनर और एड्यूनोवा गुरुकुल के फाउंडर मिस्टर पंकज सांधु। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इससे पहले हम एड्यूनोवा गुरुकुल के बारे में बात करें, आप मुझे ये बताइए कि आप जब स्टूडेंट थे तो उस समय सर आप किस तरीके के स्टूडेंट थे? शैलेश जी, स्टूडेंट हमेशा अपना एक अलग ऑरा लेके चलता है। हर स्टूडेंट का एक अलग ऑरा आता है। मैं बहुत ही आप ये मान के चले, मेरा जो स्टूडेंट लाइफ रही है वो बहुत ही अप डाउन वाले फेजेस से रही है। मैं मेरी लाइफ में एज ए स्टूडेंट कंसिस्टेंट नहीं रहा, चीजों पे फोकस नहीं रहा, बिजनेस माइंडेड रहा। मतलब हम्म। स्टूडेंट में भी मेरा जो हमेशा रहा वो बिजनेस माइंडेड रहा। जब मैं जहां जहां था, मैं चाहे वो जयपुर कोचिंग करने गया, जयपुर में जब मैं कॉलेज एजुकेशन करने गया, तो दोनों तीनों टाइम पे मेरा यही रहा कि मैं कोई ऐसे बिजनेस में चला जाऊं। तो मेरी जो जर्नी है वो फोकस जर्नी नहीं रही है, बिजनेस माइंडेड रही है। तो एज ए स्टूडेंट तो मुझे आप कंसिस्टेंट नहीं मान सकते, पर ये है कि हर स्टूडेंट को फेलियर सिखाता है। फेलियर्स एक हम्म। स्टूडेंट को एक एक लेवल देते हैं। फेलियर एक स्टूडेंट को वो बनाते हैं जो वो एक्चुअल में अपना फ्यूचर डिसाइड करता है वहां से। तो मेरे फेलियर्स ने मुझे सिखाया कि अपन क्या कर सकते हैं, एजुकेशन में कितना अच्छा कर सकते हैं। तो हर हर टीचर जो फेलियर है वो आगे जाके एक अच्छा टीचर होगा और अच्छा पढ़ा पाएगा बच्चों को। और चाहे अगर वो टीचर ना भी बने पर वो जिस भी क्षेत्र में होगा वो कमाल करेगा। वो कमाल करेगा। हाँ। आज भी आप अपने उन टीचर से मिलते हैं, आपके टच में है वो टीचर, जब वो देखते हैं कि आप भी एक अध्यापक बन गए हैं, अब आप एक इंस्टीट्यूट, आप स्कूल रन कर रहे हैं, तो उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है उस समय पे? ये मेरा शुरू से रहा है। हम्म। मेरे लिए हमेशा से छात्र अध्यापक जो संबंध है, मैं बहुत बार बात भी करता हूँ इस पे, मेरे लिए छात्र अध्यापक संबंध बहुत मायने रखते हैं। हम्म। तो मेरे जितने टीचर्स आज तक रहे हैं, चाहे उन्होंने मुझे दूसरी क्लास में भी पढ़ाया हो, मुझे 9th-10th लेवल पे पढ़ाया हो या मुझे कॉलेज लेवल पे पढ़ाया हो, हम्म। मैं उन सबके लगभग लगभग टच में भी हूँ, मिलते हैं। तो आज भी मुझे उनसे झुककर प्रणाम करने में मुझे वही खुशी महसूस होती है जब मैं हम्म। सेकंड क्लास में या उस क्लास में रहा हूँगा। हालांकि आज के स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि ये जो मतलब एक एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में ये जो परिपाटी है, जो अपने सनातन संस्कृति की, अपने हिंदू संस्कृति की है कि किसी से आप प्रणाम करके अभिवादन करके हम्म। उसका आशीर्वाद ले रहे हो, तो उसमें आजकल के बच्चे कतराते हैं। हम्म। पर आप यकीन मानिए, मुझे जिन टीचर्स ने सेकंड क्लास में पढ़ाया या मैं 8 9 10th में था जब पढ़ाया, उनमें से कुछ लोग आज मेरे इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं। हम्म। पर मैं आज भी उनसे मिलता हूं तो मैं प्रणाम करके मिलता हूँ। पर वो हालांकि ऐसे नहीं वो बोलते कि वो ऐसा नहीं सोचते कि अरे उस समय तो तुम कितना नोटोरियस हुआ करते थे और हमें तो नहीं लगा था कि तुम कुछ कर पाओगे, लेकिन तुम तो करते आज। हैं, बात करते हैं, हाँ। बात करते हैं, जरूर करते हाँ। हैं। बहुत सारे टीचर्स को ये लगता है कि मतलब नहीं कर पाएगा। हम्म। स्टूडेंट्स के लिए लगता है उनको कि नहीं कर पाएगा, पर जो नोटेरियस स्टूडेंट होते हैं उनमें टीचर भी देख लेता है। टीचर में माँ सरस्वती ने वो वरदान दिया है कि वो देख लेता है, हाँ यार ये बच्चा अच्छा कर जाएगा, कर जाएगा। कहीं ना कहीं अच्छा कर जाएगा। आप मुझे बता रहे थे जब हम डिस्कशन कर रहे थे इस पॉडकास्ट से पहले, तो आपने बताया था कि आपकी शिक्षा जो है वो नागौर के पास में हुई, उसके बाद आप जयपुर गए, फिर आपकी गवर्नमेंट जॉब भी लग गई, लेकिन फिर भी जो है आपने अपना बिजनेस करने का सोचा, और वो भी अब जहां से आप आते हैं वहां पर। मैं जानना चाहूंगा इसके पीछे क्या आपका माइंडसेट था जब आपने ये सोचा कि नहीं यार, जहां से मैं आया हूं वहीं पर ही जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलेंगे? आ, ऐसा है सर कि मैं नागौर जिले में, मेरा मूल रूप से पैतृक गांव जो है वो भदोरा गांव है हम्म। मूल रूप से। मेरी जो दादी जी हैं, वो स्वर्गवासी हो चुकी हैं। वो मैं ये कह सकता हूँ कि एक एक
कहते हैं ना आयरन लेडी, मतलब उनका उनका जो तरीका था लोगों को डील करने का, लोगों को पहचानने का, तो इतने आइडियल फॉर्मेट में उन्होंने पूरी फैमिली को, मेरी पूरी फैमिली को चलाया। उन्होंने एक सतत पोषणीय विकास वाली जो बात होती है ना, कि एक पीढ़ी अगली पीढ़ी को देगी, तो उन्होंने सबसे पहले मेरे बड़े ताऊ जी को पढ़ाया, फिर उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि अब आप छोटे भाइयों को पढ़ाओ। जब छोटे भाइयों को पढ़ाया तो उन छोटे भाइयों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि अब आप परिवार के दूसरे लोगों को पढ़ाओ, हमेशा से। तो फैमिली जो थी वो हमेशा यूनाइट रही, और जैसे जैसे सफल होते गए वो एक दूसरे को पढ़ाते गए। मेरे मेरे बड़े ताऊ जी हैं, उनके पास रह के मेरे पिताजी ने पढ़ाई करी। मेरे पिताजी के पास रह के मेरे परिवार के बहुत सारे लोग, मेरे बुआ जी के लड़के लड़कियां, मेरे मामा जी के लड़के लड़कियां, है ना, मेरे भांजे, मेरे परिवार के खूब सारे लोग। तो ये परिपाटी तो शुरू से वहां से थी कि भाई एजुकेशन में तो वो ट्रेंड वो ले ही आए थे। तो मूल गांव से हटके, और दादी जी ने एक फार्म हाउस बिल्ड किया, सारा कुछ किया वहां पे। हम सारे लोग, जहाँ अभी मेरा इंस्टीट्यूट है उसके पास में ही, वहां हम लोग रहते थे। तो चूंकि रूरल बैकग्राउंड में पढ़ाई हुई, सारी चीजें हुई, वहां से निकल के एजुकेशन लेने के लिए जयपुर चला गया। जयपुर में भी एक ऐसे कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट में मेरी पढ़ाई हुई जहां अच्छा माहौल था कॉम्पिटिशन्स को लेकर। पर मोस्टली मैंने वहां पे ये देखा कि बच्चे सारे हैं वो गांव से निकल के आ रहे हैं, जितने भी बच्चे आ रहे हैं वहां पढ़ने के लिए गांव से निकल के आ रहे हैं। और मेरे गांव में तो एजुकेशन जैसा कोई ऐसा था नहीं। और चूंकि ये परिपाटी तो मेरे पिताजी ने पहले ही शुरू कर दी थी, मेरे पिताजी खुद गवर्नमेंट टीचर हैं, तो उन्होंने 2001-2 में ही स्कूलिंग शुरू कर दी थी। 97 से हॉस्टल चलाते थे, सन 2001-2 में स्कूलिंग का काम शुरू कर दिया। स्कूलिंग धीरे धीरे आगे बढ़ी, और मुझे ये जो स्कूलिंग का सेक्टर है वो तो मुझे विरासत में मिला। पर ये है कि मेरी अपब्रिंगिंग उस एटमॉस्फेयर में, उस माहौल में हुई जहां सारा कुछ पढ़ाई से, एजुकेशन से, उसके इर्द गिर्द ही घूमा। तो वहां मुझे यूं लग रहा था कि कहीं ना कहीं अपन एक कोई ऐसा इंस्टीट्यूट शुरू करें जो इस रूरल बैकग्राउंड में, इन किसानों से रिलेट, जो पूरी एरिया है पूरा। तो किसान का क्या होता है सर, किसान पैसा खर्च कर सकता है पर किसी को सफल बनाना नहीं बना, क्योंकि आज का जो माहौल है उसमें उसने बच्चे को कहीं पे भेजा तो उसके सक्सेस के चांसेस हैं वो बहुत डाइवर्टेड है। हो सकता है कि पहली बार में वो बाहर जाए और अच्छा माहौल मिले, वो सेलेक्ट हो जाए, और हो सकता है कि वो पहले फर्स्ट टाइम ही डिस्ट्रैक्शन में चला जाए। और किसान तो पैसा लगाना, उसके हाथ में पैसा लगा रहा है वो, पर बच्चा सफल हो या नहीं हो, इन सारी चीजों को देखते हुए उस रूरल बैकग्राउंड में, उस पृष्ठभूमि में, ये जो कड़लू फांटा करके जगह है, चौराया है, उसके ऊपर अपना इंस्टीट्यूट है पूरा। तो वहां हमने डिसाइड किया कि एक ऐसे माहौल में जहां किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं है, आपके पास सिर्फ दो ही काम है, आप या तो पढ़िए या आराम कीजिए, तीसरा विकल्प आपके पास नहीं है। तो ऐसे में जहां डिस्ट्रैक्शन लेवल 0 है, वहां बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जा सकता है, सफल किया जा सकता है, उनको नई दिशा दी जा सकती है। इसीलिए ये थोड़ा रूरल बैकग्राउंड में शुरुआत करने का रहा। सर मेरा एक बड़ा सपना है कि मैं किसी गांव में जाऊं, दाल बाटी चूरमा खाऊं, छाछ पीऊं और बरगद के पेड़ के नीचे सो जाऊं। सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर हम इतना परेशान हो चुके हैं, एक्चुअली में हम लोग ग्रसित हो चुके हैं। हमें खुद को भी नहीं पता है कि जो मोबाइल फोन है ये हमें कहाँ लेकर के जा रहा है। और सर मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये हमारी कोई मदद नहीं कर रहा। मैं आपको सच बता रहा हूँ इस बात को लेकर के, मोबाइल फोन को हम हमारी जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और ये धीरे धीरे हमें दीमक की तरह चट करता जा रहा है। ये मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं क्रिएटर हूं, मैं अपना कंटेंट अपलोड करता हूं और उसके बाद में मैं फोन देखता भी नहीं हूं। मैं जैसे जैसे फोन देखता हूं मेरा सर दर्द करने लग जाता है। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि आप जब बता रहे थे कि वहां पर दो ही विकल्प है, यहाँ तो पढ़िए या आप सो जाइए। मुझे कई बार ऐसा भी लगता है कि जब हम बात करते हैं, क्योंकि मैं अभी भी कई सारे स्टूडेंट से बिकॉज ऑफ मीडिया फील्ड में होने की वजह से कनेक्टेड हूं, तो मैं कई स्कूल्स और कॉलेजेस विजिट करता हूं, तो मैं देखता हूं कि अब जो बच्चों का माइंडसेट है वो बहुत ज्यादा, वही जो आपने कहा, डिस्ट्रैक्टेड है और डाइवर्टेड है। वहीं पर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, जिस पहले के समय में जब इतना ज्यादा डिजिटलाइजेशन नहीं था, उस समय में और आज के वक्त में क्या फर्क है? क्योंकि उस समय में हम देखते थे कि बच्चे आज भी मेहनती हैं और उस समय भी मेहनती हुआ करते थे, पर सक्सेस रेशियो जो है, पेशेंस जो है, वो उस समय के बच्चों में ज्यादा हुआ करता था। आज के बच्चों में तो
आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि बच्चे परेशान जल्दी हो जाते हैं, मायूस जल्दी हो जाते हैं। उसी का ही कारण है कि कोटा में इतने सारे सुसाइड केसेस आपको देखने को नो मिलते हैं। डाउट। तो उस पर आपका क्या कहना है सर? शैलेश जी, आपका जो प्रश्न है मोबाइल को लेकर और बच्चों के डिस्ट्रैक्शन को लेकर, तो मैं आपको बहुत क्लियर कर देता हूं। मोबाइल जितना आज के तारीख में बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करता है, शायद ही कोई ऐसा यंत्र कोई होगा और जो बच्चों को उतना ज्यादा डिस्टर्ब करता हो। अब देखिए, बीइंग ए स्टूडेंट, बीइंग ए टीचर, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि स्टूडेंट लाइफ में कैसे कैसे डिस्ट्रैक्शंस है। अब कोई कह दे कि मैं तो फेसबुक चलाऊंगा ही नहीं, मैं तो व्हाट्सएप चलाऊंगा ही नहीं, मैं तो मेटा को यूज ही नहीं करूंगा, मैं कैसे डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा फोन से। तो आज के टाइम में देखो, हम हिंदुस्तान के लोग हैं, हम लोग सनातन संस्कृति में हमारी जो परंपरा रही है वो है उपनिषद परंपरा। इसीलिए भारत विश्व गुरु बना। उपनिषद का मतलब है सर, उप मतलब पास में बिठा के और पढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो है उपनिषद। तो जो ज्ञान मेरे पास है वो ज्ञान मैं मेरे स्टूडेंट्स को दे रहा हूं। तो उसमें क्या होता है, उसमें एक एनर्जी लेवल, एक वाइब्स है ना, वो मैच होती है। आपने देखा होगा कि जनरली पूजा पाठ करते टाइम या कोई संस्कार का जब काम होता है तो उसमें जनरली आसन बिछाते हैं। कुशासन जो होता है, कुश का मतलब हो गया ये जो अपने घास फूस से बने हुए जो आसन होते हैं, वो आसन बिछा के और उसके ऊपर बैठ के कर्मकांड, पूजा पाठ, हवन वो सारे किए जाते हैं। तो इसके पीछे बड़ा लॉजिक ये है कि जो एनर्जी निकलती है, जो एनर्जी वेव्स निकलती है, वो एनर्जी वेव्स आपके अंदर बिल्ड रहे, उसका बाकी चीजों से उसका तारतम्य नहीं हो, इसलिए वो आसन एक बीच में उसका काम करता है। पर मोबाइल क्या है, मोबाइल तो खुद एक तरह की रेज जनरेट करता है, वेव जनरेट करता है। तो वो वेव जो है वो आदमी को डिस्ट्रैक्ट करती है, डिस्टर्ब करती है। वो वेव्स आदमी को चिड़चिड़ा बनाती है। सही कह रहे हैं। वो आदमी वो इंसान की कंसिस्टेंसी जो है उसको तोड़ देती है। तो आदमी उतना कंसंट्रेट कर ही नहीं पाता जितना कंसंट्रेट एक स्टूडेंट को करना चाहिए। वो कंसंट्रेशन लेवल उसको मिलता नहीं है। ये बात तो पहले तो हो गई डिस्ट्रैक्शन की। दूसरा ये हो गया कि कंटेंट जो है वो इतना वाइड हो गया है। एक बच्चे को मैंने क्लास में पढ़ाया, मैंने एक छोटी सी बात उसको समझाई कि ये फला विषय में ये चीज है। अब वो बच्चा क्या करेगा, उस पे फोकस करने के बजाय वो उस पे रिसर्च शुरू कर देगा कि ये बात पंकज सर ने बोली है, तो अब मैं ये देखता हूँ फला सर इसके बारे में क्या बोल रहे हैं, फला कोचिंग इसके बारे में क्या बोल रही है। तो वो हर कोचिंग को सर्व करेगा। तो वो अपना मोस्ट ऑफ जो टाइम है वो टाइम सिर्फ स्क्रोलिंग में और उन चीजों को, आज का स्टूडेंट ऐसी ही पढ़ाई कर रहा है। हाँ, सही है सर। मोस्ट ऑफ जो कोचिंग सेंटर्स है, उन कोचिंग सेंटर में ये रहेगा कि बच्चा एडमिशन लेता है, एडमिशन लेने के बाद एक टाइम दे देते हैं उसको कि 4 महीने में तेरा कोर्स करवा देंगे। अब कोचिंग सेंटर को तो ये जल्दबाजी है कि मुझे कोर्स जल्दी करवाना है। सिमिलरली बच्चे को भी उतना ही लगता है। बच्चा पहला क्वेश्चन ही यही पूछता है कि साहब सिलेबस कब करवा दोगे। अच्छा, जबकि सिलेबस जैसी चीज कुछ है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये जो सिलेबस वर्ड है, आज 6ठी क्लास के बच्चे को भी यही पूछते हैं कि सिलेबस कब करवा दोगे। सिलेबस क्या है? सिलेबस में तो कोई ऐसा पर्टिकुलर आप सिलेबस के बारे में, तो ये तो नॉलेज है। ये नॉलेज का मतलब है आज के एग्जाम में तो ओवरऑल सारी चीजें उसको आनी चाहिए। उसको हिस्ट्री भी आनी चाहिए, ज्योग्राफी भी आनी चाहिए, पॉलिटी भी आनी चाहिए, इकोनॉमिक्स भी उसको आनी चाहिए, मैथ भी आनी चाहिए, रीजनिंग भी आनी चाहिए। ये सारी चीजें बच्चे को आनी चाहिए। तो आपको सब कुछ सिखाना है। जब आपको सब कुछ सिखाना है तो आप उसके लिए कैसे पैरामीटर्स खड़े कर रहे हो, कैसे आप बात कर रहे हो कि 4 किताबें आप पढ़ा दोगे, 6ठी क्लास के बच्चे का सिलेबस हो रहा है। तो इस बात में थोड़ा सा बच्चा सिलेबस के नाम पे डिस्टर्ब होता है, कंटेंट के नाम पे डिस्टर्ब होता है। डिस्ट्रैक्शन पैदा कहां से हो रहा है? मोबाइल गैजेट से, यहीं से पैदा हो रहा है। बार बार बच्चा देखता है, मैं ये स्क्रॉल कर लूं, मैं वो पढ़ लूं, मैं ये पढ़ लूं, और लास्ट में जाके बच्चे का रिजल्ट लेवल होता है 0। क्योंकि कोचिंग सेंटर्स उस कोर्स को पूरा कराने में टाइम लेते हैं बहुत ज्यादा। 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे की क्लास हो रही है रोज। अब जो बच्चा 9 घंटे क्लास में जाएगा, वो बच्चा कब तो उसको रिवाइज करेगा। सही बात है। कब उसके लिए तैयारी करेगा, कब उसको लिखेगा। ये एड्यूनोवा गुरुकुल यही डिफरेंस क्रिएट करता है। सबसे पहला जो बड़ा हमने बैरिकेड तोड़ा है वो यही तोड़ा है कि हम लोग एक बच्चे को जो तैयारी के लिए परमानेंट जो एक टाइम शेड्यूल हमने दे रखा है, तो वो इस तरह से देंगे कि जितना आज उसको पढ़ाया उतना उसको आज ही वापस पढ़ने का टाइम मिलना चाहिए। सही है। मैंने पढ़ाया, बच्चे ने पढ़ा,
याद कर लिया, शाम को मैंने उसको वापस पूछ लिया इन द सेंस मैंने उसका टेस्ट ले लिया कि भैया आज आपने क्या पढ़ा, तो सर ये आपने पढ़ाया था, ये मैंने वापस पढ़ा और ये मेरे नंबर आ रहे हैं। जब टेस्ट हो गया तो फिर 1 घंटा बैठा के उसको एनालाइज कर लिया कि देख मैंने ये पढ़ाया था, आपने ये पढ़ा और रिजल्ट ये है। ये अगर एक बच्चे के साथ डेली होता है, साल भर का टाइम बहुत होता है एक बच्चे के लिए, ये 10 घंटे का फेज है पूरा, 4 घंटे पढ़े, 4 घंटे पढ़ाया, है ना, 1 घंटे का टेस्ट हो गया, 1 घंटे का एनालाइज पोर्शन हो गया, तो ये जो 10 घंटे है, ये 10 घंटे किसी बच्चे की लाइफ बदलने के लिए बहुत इनफ है, बहुत इनफ है। सर आपसे ना आउट ऑफ द लीग जाकर के सवाल पूछ रहा हूँ। अब तक हमने एड्यूनोवा गुरुकुल के बारे में तो बात नहीं की है, लेकिन उसके पहले मेरा एक सवाल है। सर आप तो ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे थे जहां पर पढ़ाई को जो है वो महत्वता दी गई है बहुत ज्यादा, है ना। जैसे जिस बैकग्राउंड से जैसे मैं सिंधी हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो हमारे में क्या होता है कि भाई ठीक है बच्चा पढ़ कितना भी रहा है पर बिजनेस करेगा, है ना। तो आपके यहाँ पर माहौल वैसा रहा है कि अमूमन सारे लोग जो है वो गवर्नमेंट जॉब में है, पढ़ाई बहुत स्ट्रांग है, और गवर्नमेंट जॉब आज के समय में तो क्रैक करना, मतलब आप ये समझ लिए कि आप 4 धाम करके आए लेकिन आप गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर रहे हैं, वो ज्यादा बड़ी बात है। आपकी तो गवर्नमेंट जॉब भी लग गई थी, फिर आपने क्यों, मतलब ठीक ठाक सैलरी आती, सब बढ़िया होता, फिर आपने क्यों सोचा कि यार अपनी जगह पर जाकर के बिजनेस करते हैं, या फिर बिजनेस तो मैं नहीं कहूंगा पर मैं ये कहूंगा कि चलो यार अपनी जगह पर जाते हैं, कुछ अपना करते हैं। सर ऐसा है कि उस टाइम की सोच जो थी वो बहुत अलग सोच थी। आज तो पीछे पलट के मैं भी देखता हूँ तो मेरे को कभी कभी यूं लगता है कि यार मुझे वो ज्वाइन कर लेनी चाहिए थी। ऐसा लगता है, ऐसा लगता है। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा इसलिए नहीं लगता कि मैं अपनी लाइफ में कहीं कोई फेल्योर फेस कर रहा हूँ या ऐसा कुछ। ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि आज के टाइम में सोसाइटी में स्टेटस सिंबल जो है ना, गवर्नमेंट जॉब एक स्टेटस सिंबल बन गया है। आदमी को अगर वैसा दिखना है, आदमी को अपना स्टेटस बनाना है, तो उसको गवर्नमेंट जॉब में होना। जैसे बीइंग ए टीचर मैं बात करूं, मैं एक बच्चे को कुछ भी बता रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, कुछ भी, मेरा नॉलेज कितना भी है, मैंने उसको कितना अच्छे से पढ़ा और बच्चे को कितना अच्छे से पढ़ाया, उससे फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली उसी टाइम पे अगर एक गवर्नमेंट टीचर आके पढ़ा रहा है तो बच्चे को ये लगता है ये तो सक्सेसफुल है, इसने तो पढ़ रखा है ना। तो वो एक सोसाइटी में कंपैरिजन का वो बन गया है पॉइंट ऑफ व्यू। तो वहां जाके तो जरूर लगता है कि गवर्नमेंट जॉब में आदमी को होना चाहिए। बाकी सर बिजनेस ऑलवेज बिजनेस अपने आप में बहुत अलग चीज है। बिजनेस के लिए आपके जो इथिक्स, आपकी एनर्जी, वो है ना, वो अगर आप अलग लेवल पे लेके जाते हो तो बिजनेस का तो कहीं कोई शानी नहीं है। तो मुझे शुरू से ये लगा मुझे तो बिजनेस कर, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैं बिजनेस माइंडेड स्टूडेंट रहा। मैं तो मेरी कॉलेज में भी जब था तो मैं मेरे कॉलेज ऑनर से ये पूछता था कि मैं यहाँ कैंटीन चला लूं क्या, है ना। तो ऐसा, और फिर मैं कोचिंग करने गया तो वहां मैंने खुद का हॉस्टल खोल लिया। अरे वाह। कॉलेज में जब पढ़ता था तो मैंने खुद का कोचिंग खोल लिया। तो ऐसे करके मैं हमेशा से रहा, मैं एजुकेशन बिजनेस के इर्द गिर्द ही रहा, पर मैं शुरू से करता रहा। और लास्ट में मेरी जर्नी जो है वो मैंने स्कूलिंग सेक्टर से शुरुआत करी और आज लगभग मैं 2-2,500 बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। और अब जो ये एजुनोवा गुरुकुल है, ये देखते हैं। अभी का तो नहीं पूछूंगा सर कि अभी कितना हो जाता है सर, महीने का, साल का। मैं उस समय का पूछूंगा जब आपने पहली बार कमाना शुरू किया था तो आपने कितना रुपया कमाया था पहली बार जब आपने, और पहला कौन सा आपने बिजनेस किया था, या पहली बार आपने कब ऐसा काम किया था कि यार यहाँ से पैसा आएगा? सर मैं जयपुर में, हाँ, साल कौन सा था वो भी बताइएगा। 2012 के आसपास की बात रही होगी। तो मैं जयपुर में एक रूम लेने के लिए ऐसे ढूंढ रहा था कि मुझे कहीं कोई रूम किराए पे मिल जाए। सही है। राजस्थान विधानसभा के जस्ट पीछे की गली में एक मकान था। तो संयोगवश मुझे नहीं पता था वो मकान मेरे ही गांव के एक बड़े उच्च पदाधिकारी थे, तो उनका वो मकान था। मुझे नहीं पता था वो मकान उनका है क्या। टू लेट का बोर्ड लगा था, मैंने जाके घंटी बजाई, साहब बाहर आए, मुझे मेरा इंट्रोडक्शन पूछा तो वो कांस्टेंट डीप जाते गए। अच्छा, नागौर से? नागौर में मारवाड़ मुंडवा में कहां से? तो ऐसे करते करते वो पिन पॉइंट पे पहुंचे। तो मुझे यूं लगा कि ये कहीं ना कहीं वहां से रिलेट करते हैं। तो मैंने मेरा इंट्रोडक्शन दिया सीधा कि मेरे पिताजी का नाम बता के मैंने वहां से हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो आपको मकान नहीं दूंगा। मैं इसलिए नहीं दूंगा कि आप मेरे गांव के हो। अच्छा।
पर एक एक मकान है जो यहाँ मेरे पास में खाली है, एक डीवाईएसपी साहब थे, उनका मकान था, तो बोले ये मकान आप ले लो, इसमें आप रह जाओ। तो उन्होंने सीधा कॉल किया एसपी साहब को, बोले आपका मकान खाली पड़ा है? उन्होंने कहा हाँ खाली पड़ा है, तो मेरा एक बच्चा रहेगा? तो उन्होंने यस बोल दिया। बोले किराया नहीं देगा, लाइट पानी का बिल देगा। अच्छा। तो आप यकीन मानिए सर, 9 कमरों का मकान था, 2 किचन बने हुए थे, बहुत बड़ा मकान था, पोर्शन काफी बड़ा था। तो मुझे मात्र 1800 रुपए महीने में वो मकान मुझे 9 कमरों का मकान? 9 कमरों का मकान था ओहो उस हो। टाइम पे, ठीक है ना। तो वो मकान साहब ने मुझे दे दिया। दिला दिया। अब वहां से वो खाली पड़े कमरे है ना, वो मेरे दिमाग में बिजनेस घुसा रहे थे, अच्छा। क्योंकि राजस्थान विधानसभा के आसपास का जो लाल कोठी का जो एरिया है, वो हमेशा से कोचिंग लाइन वाला एरिया रहा। तो मैंने कहा यहाँ इस जगह पे इतनी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, ये घर खाली पड़ा है। तो मैंने सर उसमें वहां पे उन्हीं साहब से, जो डीवाईएसपी साहब थे, वो शाम को आए, तो एक दिन मैंने पूछा, मैंने कहा सर अगर आपका आदेश है तो मैं अकेला रह रहा हूँ, मैं मेरे 2 4 5 फ्रेंड्स को और रख लूं, उसके बदले में मैं कुछ रेंट दे दूंगा आपको। तो उन्होंने कहा ठीक है, तेरे को जो ठीक लगे। तो रेंट के नाम पे भी उन्होंने मुझे ऐसा नहीं कहा कि मुझे कोई बहुत बड़ा वो चाहिए, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि यार ऊपर वो कुछ झूले वूले ऐसे हैं, वो रिपेयर करवा देना, ये करा देना, वो करा देना। मैंने कहा अच्छा। ठीक है। तो उस नाम पे वो सिर्फ मेरा एज ए पीजी चालू हुआ, और उन 9 कमरों में मैंने 27 लड़के रखे। ओहो हो। एक शिफ्ट मी, मेरा एक अलग से किचन पोर्शन के पास छोटा कमरा था, तो मैंने खुद के लिए रख के, और 9 कमरों में 3 करके 27 बच्चे रखे, और मैं एक बच्चे से कोई 5200 रुपए, 5200 रुपए में उससे चार्ज लेता था। तो वो मेरा पहला पहला बिजनेस था। क्या और बात उसमें है। मैंने बहुत अच्छा कमाया, बहुत बढ़िया पैसा बन रहा था, हाँ। है ना। और वो पैसा भी मैंने फिर क्या क्या सारा उसी में डालना शुरू कर दिया, फर्नीचर लेना, वो सब कुछ करना। तो वो मेरी पहली बिजनेस जर्नी थी वहां क्या से। बात है, मतलब पहला ही जो बिजनेस था वो एकदम ताबड़तोड़ किया हाँ, आपने। वो अच्छा चल गया। सर आपको क्या लगता है कि अब हम आगे बढ़े तो मैं आपसे आपसे ये जानना चाहूंगा कि मुझे थोड़ा सा बताइए एड्यूनोवा गुरुकुल क्या है और हम कैसे काम करते हैं वहां पर, क्यों हम दूसरे कोचिंग संस्थाओं से अलग हैं, वो थोड़ा सा जानना चाहूंगा आपसे। सर एड्यूनोवा गुरुकुल का बेसिक मैं आपको मीनिंग समझा देता हूँ। ये 2 वर्ड का एक मिक्सअप है। एड्यू का मतलब एजुकेशन से है, यानी शिक्षा, और नोवा मतलब होता है चमकता सितारा। तो मेरी समझ में जो हम इसको बनाना चाहते हैं, हम इसको शिक्षा जगत का एक नया चमकता सितारा बनाना चाह रहे हैं। क्योंकि मैं पहले से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, मेरे 2 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पहले से रनिंग में है, जो काफी अच्छा चल रहे हैं। पर हमने अब तक जो काम किया, वो जर्नी हमारी 10+2 तक थी। हम उसके इर्द गिर्द ही घूम रहे थे। हम कॉलेज सेगमेंट में हैं, पर कॉलेज सेगमेंट भी आज के टाइम में कॉलेज बहुत रेगुलर नहीं है। हर कॉलेज जो अभी हैं, वो उनमें स्टूडेंट्स या तो रेगुलर जाते नहीं है, रेगुलरिटी बहुत कम रहती है। हमारा मोटा मोटी तौर पे ये है कि हम लोग एक ऐसा इंस्टीट्यूट शुरू करें जहां हम बच्चे को रेगुलर कर सकें, जहां हम बच्चे को ये बता सकें कि तेरी रेगुलरिटी ही तेरे को सक्सेसफुल बनाएगी। आपके सक्सेसफुल होने के बीच में अगर कोई बैरिकेड है, तो वो है आपकी इरेगुलरिटी। एड्यूनोवा गुरुकुल में हमने खूब सारे कोर्सेज डिजाइन किए हैं, जिनमें से पहला जो कोर्स है वो 100% सिलेक्शन गारंटी बैच है। अच्छा। कोई भी बच्चा जो मेरे पास एडमिशन लेगा, उसको हम लोग 100% सरकारी नौकरी दिलाएंगे। अब सरकारी नौकरी दिलाने में आजकल के जो धांधलेबाजी वाले तरीके हैं, अपन उन तरीकों की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग गारंटी देते हैं पढ़ाई की कि ऐसा पढ़ाएंगे, ऐसा मजबूत उसको बनाएंगे कि बच्चे के पास और कोई विकल्प है ही नहीं। वो जो एग्जाम, क्योंकि मैंने जो महसूस किया कि एक बच्चा एक कंपटीशन में अगर सेलेक्ट हुआ, तो वो अमूमन सारे कंपटीशन में सेलेक्ट हो रहा है। वो पटवारी बन गया तो वो कांस्टेबल वाले में भी हो रहा है, वो वीडियो वाले में भी उसका जा रहा है, उसका टीचिंग जॉब में भी हो रहा है, क्योंकि उसको बेसिक कॉन्सेप्ट्स आ गए समझ में, उसको बेसिक स्किल्स आ गए कि एग्जाम्स को क्रैक कैसे करना है। सही है। तो हमने स्ट्रेटेजी जो बनाई है, हमने जो प्लानिंग बनाई है, वो यही बनाई है कि एक बच्चे को, एक रॉ मटेरियल स्टूडेंट को कॉम्पिटिटिव मटेरियल कैसे बनाना है। वो कोर्स जो है इस एड्यूनोवा गुरुकुल के उसमें हम लोग करने वाले हैं। 450 दिन का कोर्स है। 450 दिन में हम लोग एक बच्चे के सक्सेसफुल होने की गारंटी देते हैं। सर आपको क्या लगता है
कि ये जो सक्सेसफुल होने के लिए डिसिप्लिन पहले तो कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बच्चों को मैं देखता था मेरे स्कूल समय के अंदर कि बच्चे जो होते थे बड़ा मस्ती कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, कर रहे हैं हमारे साथ, फिर भी देखते थे तो अंत में रिजल्ट एकदम जोरदार है ना उनका, और हम लोग वैसे के वैसे रह जाते थे। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है या नहीं। दूसरा, आपसे ये जानना चाहूंगा कि आजकल के बच्चे, अगर डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है या नहीं भी है, तो आजकल के जो बच्चे हैं वो क्यों बिछड़ जा आजकल के जो बच्चे हैं वो क्यों पिछड़ जाते हैं, वो क्यों इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में खुद को जो है साबित नहीं कर पाते, वो मैं आपसे जानना चाहूंगा। मैं आपके पहले सवाल का जवाब देता हूँ। हम्म। डिसिप्लिन ऑलवेज विंस। आपको लगता है कि डिसिप्लिन बहुत ज्यादा डिसिप्लिन जरूरी है? ऑलवेज विंस। स्कूलिंग सेक्टर तक बच्चा नटखट नोटेरियस अच्छा लगता है, हम्म। अगर वो स्कूलिंग तक है, 12वीं कॉलेज की पढ़ाई कर रहा है तब तक, क्योंकि उसके उसके लिए बहुत सारे विकल्प खुले होते हैं। वो खेल में भी जा सकता है, वो हम्म। एजुकेशन सेक्टर में जा सकता है, वो पत्रकारिता का चयन कर सकता है, वो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जो वो हम्म। बनना चाहे वो बने। सही है। तो वहां तक उस पर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं रहता। पर स्कूलिंग के बाद एक ठप्पा जो आजकल के बच्चों पे लग जाता है, क्योंकि कॉम्पिटिशन धीरे धीरे इतना इतना डाउन लेवल पे आ गए हैं कि 12वीं क्लास होने के बाद कंपटीशन शुरू हो गया। पहले जो बच्चा ग्रेजुएशन करता था, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी उसको फील नहीं होता था कि मैं बेरोजगार हूं। हम्म। आज 12वीं क्लास का बच्चा है, 12वीं करने के बाद उसको ये लगने लग गया कि मैं तो बेरोजगार हूं, मैं आगे जिंदगी में क्या करूंगा। हाँ। और 12वीं में भी वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम 90, 95, 98 परसेंटेज वाला बच्चा हम्म। एक छोटे कंपटीशन के पीछे भागना शुरू कर देता है। हम्म। तो ये जो प्रेशर है बेरोजगारी का, इस प्रेशर में डिसिप्लिन तो बहुत जरूरी है। हम्म। मैंने खूब ऐसे एग्जांपल्स भी देखे हैं। अभी रिसेंटली एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। हम्म। मेरे पास का ही गांव है, वहां से एक बना है गजेंद्र सिंह जी। वो पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे सब कुछ, तो काफी टाइम पढ़ा के हम्म। मतलब एग्जाम दिए, फिर लक ने साथ नहीं दिया, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, हम्म। सारी चीजें। पर अभी थोड़े दिन पहले अचानक से उनका रिजल्ट आया, और रिजल्ट आने पे मतलब लिस्ट में उनका नाम था। हम्म। तो अचानक जैसे आसपास के लोगों को पता चला, अरे यार गच्छा की नौकरी लग गई, गच्छा की नौकरी लग गई। तो हर किसी के मुंह से जो हाँ। अनुभव है, मेरे फादर के मुंह से पहली लाइन निकली वो ये थी कि यार देखो, है ना, कितना वो डिसिप्लिन में रहे, है ना। हम्म। तो डिसिप्लिन तो एक स्टूडेंट के लाइफ में होना चाहिए। वो जितना डिसिप्लिन रहेगा हम्म। उतना वो सफलता के पास जाएगा। और वो और डिसिप्लिन उसका एजुकेशन को लेकर, बुक्स को लेकर, है ना, व्यक्तित्व को लेकर मुझे डिसिप्लिन लगता है कि होना चाहिए। डिसिप्लिन अगर इतना ही इंपॉर्टेंट है तो ना सिर्फ स्टूडेंट के लिए बल्कि हर उस इंसान के लिए इंपॉर्टेंट है जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है। वहीं पर सर मैं आपसे इसी सवाल में ये भी पूछ रहा था कि कहाँ पर हैं बच्चे जो लैग कर जाते हैं, कहाँ पर बच्चे जो है खुद को साबित नहीं कर पाते, कहाँ हैं जो वो पिछड़ जाते हैं? सर, बच्चों के पिछड़ने का जो मूल जो अपन वजह मानते हैं वो है इरेगुलरिटी। वही कि डिसिप्लिन का ना होना। डिसिप्लिन का ना होना कहीं ना कहीं बच्चों के पिछड़ने का कारण बनता है। बच्चे को मौसमी जो बुखार आता है ना, हम्म। वैसे पढ़ाई की सुस्ती है, वो एक बार शुरू करता है, सारी हम्म। चीजें लेता है, नई किताबें खरीदता है, एक नया माहौल बनाता है, या नई जगह जाने का सोचता है। सपोज एक बच्चा गांव का है, गांव के बच्चे में सबसे ज्यादा क्रेज आज के टाइम में वो है कि मैं एक बार कैसे न कैसे करके शहर चला जाऊं, हम्म। क्योंकि उसको आजाद होना होता है, उसको खुला होना होता है। तो वो शहर की तरफ भागेगा, वहां जाकर वो शहर की चकाचौंध वो सब कुछ देखेगा। हम्म। तो उसमें सबसे पहले जो चीज टूटती है वो उसका डिसिप्लिन टूटता है। हम्म। जिस घेरे में, जिस डिसिप्लिन में वो अब तक रहा है, उसके माँ बाप ने उसको रखा, उसके टीचर्स ने उसको रखा, उसके आसपास के ग्रामीण परिवेश ने उसको जिस डिसिप्लिन में रखा, वो डिसिप्लिन सबसे पहले जाते ही उसका उस माहौल में जाते ही टूट गया। वहां जाते उसका फेलियर का पहला पॉइंट शुरू हो गया कि वो दोस्तों के साथ घूमना, इधर उधर जाना, मूवीज देखना, है ना, इरेगुलर शेड्यूल्स। जैसे मान लो आदमी, जो गांव में बच्चा हमेशा स्कूल जाते वक्त 6 बजे उठ के जा रहा है, जैसे ही वो शहर में जाएगा, अब वो रात को 2 बजे सो रहा है, सुबह 9, साढ़े 9 बजे उठ रहा है। हम्म। अब उसको कई बार तो उठता है तब पता चलता है कि कोचिंग तो 7 बजे शुरू हो रही थी सही बात और है। मैं तो 9 बजे उठा हूं। तो ये जो इरेगुलरिटी है, इस इरेगुलर बैरिकेड को तोड़ने के लिए ही हमने ये जो गुरुकुल है वो ग्रामीण परिवेश में खोला है। और मेरा जो प्राइम टारगेट है वो हमारी लोकल ऑडियंस, इसका प्राइम टारगेट है कि मेरे इंस्टीट्यूट के 40 किलोमीटर के इर्द गिर्द के लोग
आज की तारीख में 30-40 किलोमीटर का अप डाउन एक स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे अपन जोधपुर में बैठे हुए हैं, जोधपुर में अगर एक बच्चा अगर बनाड़ के आसपास से या बनाड़ के आगे से अगर वो बच्चा यहाँ पे जालोरी गेट कोचिंग करने आ सकता है, तो उसको जितना समय लगेगा उतना तो गांव में 30 किलोमीटर आने में लगेगा भी नहीं। तो बच्चे को आप शहर भेज के, शहर के बाहरी कोर में आप कहीं उसको रूम लेके आओ, वो रह रहा है, सही है। और फिर वो जालोरी गेट तक या किसी और जगह तक जाके वो अगर अप डाउन करके अपना उतना ही टाइम देके अगर वो कर सकता है, तो फिर उसको शहर क्यों भेजना? वो सुविधा तो हम गांव में दे रहे हैं और उससे अच्छी दे रहे हैं। कम से कम डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, हम मॉनिटरिंग पूरी करेंगे। और जवाबदेही कौन लेता है? आज बच्चा अगर शहर गया तो कोई उसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, हम तो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहे हैं, सही बात। गारंटी ले रहे हैं। आपने मॉनिटरिंग की बात करी, आप डेली मॉनिटरिंग पर भी काफी फोकस करते हैं, जो मैं देख पा रहा था। आपने कई बार इस बात का जिक्र किया कि 10 घंटे बहुत होते हैं, 4 घंटे पढ़ाया, 4 घंटे उसने पढ़ा, फिर उसका टेस्ट ले लिया। डेली मॉनिटरिंग आप कैसे करते हैं, ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल होती है, इसके बारे में भी आप थोड़ा सा बताएं। डेली मॉनिटरिंग ऐसे जरूरी है सर। मारवाड़ी में एक कहावत है कि पान सड़े हम्म। घोड़ो अड़े हम्म। और विद्या बिसर जाए। मतलब क्योंकि फेरा नहीं है ना। तो जो पत्ता होता है ना, पेड़ का पत्ता, हम्म। वो अगर डाली से नीचे गिरा हम्म। तो उसको अगर आप छेड़ोगे नहीं, हम्म। उसको पलटोगे नहीं, तो वो सड़ जाएगा। अच्छा। एक घोड़ा है, वो किसी भी नस्ल का है, अगर एक खूंटे पे आप उसको बांध के रख दो हम्म। तो बहुत कम टाइम ऐसा होगा कि उसके बाद वो उसको उसको फिर वो आलसी हो जाएगा, उसकी चाल बिगड़ जाएगी, वो उस रफ्तार से नहीं वो उस भागता। रफ्तार से नहीं भाग पाएगा, हम्म। है ना। और विद्या बिसर जाए, पान सड़े, पत्ता अगर पड़ा है तो वो सड़ जाएगा, हम्म। घोड़ा है वो अड़ जाएगा। हम्म। और विद्या जो है उसको अगर आप पलटोगे नहीं, मतलब हम्म। आज जो याद किया उसको वापस आज पूछा, फिर कल उसको पूछा, फिर हमेशा स्टूडेंट को पहले पन्ने से शुरू करना पड़ेगा। हम्म। जब वो धीरे धीरे उसको रोज पढ़ेगा, रोज डेली उसकी मॉनिटरिंग होगी, तब जाके उसको सक्सेस मिलेगी। तो ये सारी चीजें भूले हम्म। नहीं, इसके लिए ये रोज डेली की मॉनिटरिंग जरूरी है। डेली एक बच्चे पे काम करना जरूरी है। और वो काम नहीं होता है, इसीलिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जिनमें 10-10 हजार, 20-20 हजार, 50-50 हजार बच्चे जिस कोचिंग में पढ़ते हैं, वहां 100 बच्चों का सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाता है। और हमारा ये मानना है, हमने किया है, प्रैक्टिकली हमने हम्म। किया है। छोटे बेचेस में हमने 70%, 80% तक बच्चों को सेलेक्ट करवाया। क्या बात है। तो सर, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट में अकाउंटेबिलिटी भी बहुत कम होती है, तो ये क्या होता है, थोड़ा सा बताइए जरा इसके बारे में भी। बात वही है, जवाबदारी की। हम्म। एक इंस्टीट्यूट एक बच्चे का एडमिशन लेता है, हम्म। एडमिशन लेने के बाद उसका फर्स्ट पेज ये होता है कि साहब काउंटर पे हम्म। फीस जमा करा दो। आपने जैसे ही काउंटर पे फीस जमा कराई, हम्म। उसके बाद उस काउंटर वाले से, उस एजुकेशन इंस्टीट्यूट के ऑनर से और वहां के किसी भी टीचर से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि ये जवाबदारी लेंगे कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। आपने अपने बच्चे को राजस्थान के किसी भी कोचिंग में भेजा हो, हम्म। आप कोचिंग ऑनर से और कोचिंग के किसी भी मेंबर से कॉल करके पूछ लो कि मैक्सिमम मैं आपको 99% कोचिंग्स हम्म। का बता रहा हूं कि मेरा बच्चा कितने दिन कोचिंग आया, मेरे बच्चे की अटेंडेंस क्या है, हम्म। एक भी कोचिंग नहीं बता पाएगा। जब आपके बच्चे की अटेंडेंस ही नहीं बता पा रहे हैं तो वो बच्चे का रिजल्ट क्या बताएंगे? सही बात है। उनके लिए बच्चा सिर्फ और सिर्फ एक कमाई का जरिया है। हम्म। फीस जमा करा दी, एडमिशन ले लिया, वो कोर्स करवाएंगे, हाँ वो काम अच्छा कर रहे हैं, उनके पास बेहतरीन टीचर्स हैं, हम्म। सारी चीजें हैं, पर क्या सिर्फ एक बेहतरीन टीचर की टीम होना एक बच्चे के सक्सेसफुल होने के पीछे कारण बन जाएगी? क्योंकि बच्चे की खुद की रेगुलरिटी, उसका मॉनिटरिंग, उसका उसका डेली परफॉर्मेंस है, उन सब की जवाबदारी कौन लेगा? कौन सा ऐसा कोचिंग है जो इसकी जवाबदारी ले रहा है? इसीलिए हमने ये शुरुआत करी कि जवाबदारी हम लेते हैं। हम्म। हम आपके बच्चे को डेली ट्रैक करेंगे, हम आपके बच्चे की डेली अटेंडेंस देंगे, हम आपके बच्चे की डेली रिपोर्ट देंगे, और उस बच्चे को भी ये फील करवाएंगे हम्म। कि आपका काम ये है, आप इसलिए आए हो और यही आपको सक्सेसफुल बनाएगा। 450 डे प्रोग्राम आपने डिजाइन किया है। 450 डे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर जब आप डिजाइन कर रहे थे तो आपके दिमाग में क्या था, ये 450 डे प्रोग्राम क्या है, ये भी आप थोड़ा सा बताइए। शैलेश जी, एक्चुअली तो एजुनोवा गुरुकुल में हमने 4-5 प्रोग्राम्स बनाए हैं, हम्म। जिसमें 450 दिन की कोचिंग भी है, 1000 दिन की कोचिंग भी है ना, और कहीं 160 दिन की कोचिंग, 120 हम्म। दिन की कोचिंग, ऐसे प्रोग्राम्स में हमने बनाए हैं।
फिलहाल जो पहला बैच हम शुरू कर रहे हैं वो 450 डेज का शुरू कर रहे हैं। इसके पीछे ये था कि एक बच्चा, क्योंकि आप बच्चे की गारंटी ले रहे हो सक्सेसफुल होने की, तो अब अगर बच्चा, मान लो आपके पास एक नया बच्चा आ रहा है, एकदम फ्रेश बच्चा आ रहा है, तो नए बच्चों में क्या होता है कि हमेशा, मतलब कहीं आप चले जाओ कि घर का जोगी जोगना और बाहर गांव का सिद्ध। तो नए बच्चों में ये रहता है कि यार ये तो यहीं की कोचिंग है, ये हमें क्या दे देगी, यहाँ क्या हो सकता है, गांव में क्या मिलेगा। हालांकि ये रूढ़िवादिता, ये धारणा अब धीरे धीरे टूट रही है, क्योंकि बच्चा शहर में जाके जितना डिस्ट्रैक्ट हो रहा है उसके बाद उसको लगता है कि यार नहीं ये ठीक है, गांव ठीक है। तो नया बच्चा तो क्या होगा, नया बच्चा थोड़ा सा घूमेगा। पर अगर बच्चा सेकंड ईयर फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, इसलिए हमने टारगेट भी वही रखा कि सेकंड ईयर फाइनल ईयर के वो स्टूडेंट्स जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको हम लोग 450 दिन में, लगभग 15 महीने का टाइम हो गया, इस 15 महीने के टाइम में हम उनको बेसिक से छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करवाए। उनको ज्योग्राफी की छोटी चीजें सिखाई, हिस्ट्री की छोटी चीजें सिखाई, पॉलिटिकल की छोटी चीजें सिखाई, और वो छोटी छोटी चीजें सीखते सीखते एक 4-6 महीने के रेगुलर टाइम के बाद अब वो बच्चा एकदम अच्छा तैयार हो गया, उसका बेसिक तैयार हो गया, उसको स्ट्रॉन्ग बना दिया। तो अगले जो 6 महीने हैं, अगले 6 महीने में हम उसकी चॉइसेस देखेंगे। क्या बच्चा लगभग तैयार हो गया, अब ये इसका इंटरेस्ट और इसका टैलेंट इसको पटवारी बनाने की तरफ ले जा रहा है कि वीडियो बनाने की तरफ ले जा रहा है, या टीचिंग जॉब में जाने के ये लायक है। वो जहां भी, जिस भी सेक्टर में वो फिट रहेगा, हम उसको काउंसलिंग करेंगे। हमारी जो मेंटरशिप टीम है, हमने बहुत मेंटर्स अपॉइंट किए हैं, ऐसे मेंटर्स हैं जो आरएस मेंस के इंटरव्यू, आरएस मेंस लिख चुके हैं, इंटरव्यूज दे चुके हैं, एक टीम है पूरी। तो वो लोग टाइम टाइम पे उनको काउंसिल करेंगे कि भैया जी आपका पढ़ने का तरीका ये है, ये नहीं होना चाहिए, इसको यहाँ पर आप ऐसे कर लो। तो छोटी छोटी जो चीजें हैं, है ना, छोटी चीजों को इकट्ठा कर करके और 15 महीने में हम उस बच्चे को उस लेवल पे लाके खड़ा कर देंगे कि अब आप चाहे उस पे ब्रह्मास्त्र छोड़ दो, वो बच्चा तो सफल होगा ही होगा। इसलिए ये हमने, और 450 दिन इसलिए रखा कि बहुत कम टाइम होता है तो भी बच्चा रिजल्ट नहीं दे पाता, और अगर इस जर्नी को बहुत लंबा कर दें तो भी बच्चा ऊब जाता है। उतना पेशेंस आज के स्टूडेंट में रहा नहीं, है ना। तो ये 450 दिन में तो कोई भी आ सकता है। जो ड्रॉप आउट है, जिसने 4 साल पहले पढ़ाई छोड़ दी, हम तो उसको भी कहते हैं कि वेलकम है आपका, आप आओ फिर से शुरू करो। आपका भरोसा टूटा होगा, पर हमें आज भी भरोसा है कि हम आपको सफल कर सकते हैं। क्या बात है। हर उस स्टूडेंट पे ये है कि आप आइए, आप ज्वाइन कीजिए, बशर्ते आप रेगुलर रहिएगा। 450 दिन में से 425 दिन आपको कम से कम आना पड़ेगा। एक पढ़ने वाला स्टूडेंट 12 महीने के टाइम में 25 छुट्टी ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, पर 25 से ज्यादा अगर आप छुट्टी लेते हो तो आप कैसे सफल हो जाओगे? क्योंकि दूसरे जो बच्चे हैं वो तो रोज आ रहे हैं, है ना। इसलिए ये 450 दिन का प्रोग्राम है, और देवी उस हर बच्चे को सफल बनाएगी जो 450 दिन रेगुलर रहेगा। क्या बात है सर। 450 दिन वाला ये जो कोर्स है, इसमें सर 2 चीजें आपसे जानना चाहूंगा। एक तो सर इसमें सबसे क्रिटिकल फेज कौन सा होता है, और दूसरा सर इसमें हम एज ए इंस्टीट्यूट, हम एज ए कोचिंग संस्थान क्या क्या उसके अंदर हम करवाने वाले हैं? सर, बीइंग ए ऑनर, बीइंग ए पार्ट ऑफ कोचिंग, चूंकि मैं खुद भी स्टूडेंट रहा हूं, मैंने जब अपनी पढ़ाई करी तो जिन जिन छोटी चीजों की वजह से आदमी सिलेक्ट नहीं हो पाता है, उन सारी छोटी चीजों को हम लोग इस कोर्स में बच्चे से अलग करेंगे, जो बच्चे को फेलियर की तरफ ले जाती है। 1-2 चीजें अगर आप बता। जैसे अपन छोटी बात से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर स्टूडेंट लाइफ में पहली चीज कहीं होती है जो हम सनातन से पढ़ते आ रहे हैं, वो है दिनचर्या। बच्चे का शेड्यूल्ड होना बहुत जरूरी है। अब चूंकि बच्चा शेड्यूल्ड कैसे नहीं है, उस पर अपन बात करते हैं। एक बच्चा कोचिंग करने गया, सिटी के एटमॉस्फेयर में गया, उस कोचिंग वाले को जहां जहां सहूलियत लगी, उसको लगा कि आज तो मेरा फिजिक्स वाले सर नहीं आ रहे हैं, तो मैं केमिस्ट्री की क्लास 8 घंटे की कर देता हूं। आज मेरी फला फैकल्टी दिल्ली से बाहर से आ रही है, तो आज की क्लास 12 घंटे की लगेगी। या मान लो कोई ऐसी क्लास है जिसमें उनको लग रहा है कि इसको तो 10 दिन में सिलेबस कंप्लीट कराना है, 10 दिन में, उन्होंने टीचर को भी टारगेट दे रखा है। टीचर भी जो बात कर रहा है वो सिर्फ टारगेटेड बात कर रहा है, वो आ रहा है क्लास में, आके सीधा जो टारगेट दिया वो पढ़ा रहा है और वो निकल जा रहा है। ना तो उसको बच्चे से कोई लेना देना है, और ना ही उसको बच्चे को उस टीचर से कोई लेना देना है।
ये जो छात्र शिक्षक संबंध डिस्टर्ब हुए हैं, हम सबसे पहले दिनचर्या और इन संबंधों पे काम करेंगे समझ कि गया। बच्चा आ रहा है तो वो एक फिक्स शेड्यूल में रहे, उसका फिक्स फॉर्मेट रहे कि 4 घंटे की क्लास होगी मतलब 4 घंटे की होगी। तो हम लोग इस 450 दिन के प्रोग्राम में डेली 4 घंटे की क्लास देंगे। 4 साढ़े चार घंटे का एवरेज रहेगा। उस 4 साढ़े 4 घंटे में हम लोग उसके सब्जेक्ट डिसाइड करके रखेंगे कि भाई अभी हिस्ट्री और पॉलिटी चल रही है, या मैथ, रीजनिंग, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो भी सब्जेक्ट चल रहा होगा, जनरल साइंस चल रहा होगा तो जनरल साइंस के साथ एक सब्जेक्ट और चलेगा, बस वो उतना ही चलाएंगे। और उसमें बच्चे को पढ़ाया, उसको उसी दिन याद करवाया और उसको फिर आगे लेके गए। तो ये जो पूरा एक पैटर्न चलेगा, इसमें एक तो सबसे पहले तो बच्चे का रूटीन सेट हो जाएगा। एक जापानीज थ्योरी है, वो कहती है कि आप किसी भी काम को 21 दिन लगातार आप कर लो, तो 21 दिन बाद वो आपकी आदत बन जाता है, वो आपके डेली उसमें आ जाता है। तो एक बच्चे को हम लोग जब 450 दिन कोई काम करवा रहे हैं, तो वो बच्चा तो एक आदत में आ ही जाएगा ना, एक उसका स्ट्रक्चर, वो उसके आगे के फ्यूचर के लिए भी अच्छा है। अगर 450 दिन एक बच्चे को हमने एक अच्छी आदत में डाला कि सुबह जल्दी उठना है, शाम तक आपको बैठना है, सिटिंग उसकी बन गई, उसका पढ़ने का तौर तरीका बन गया। चूंकि हम लोग लाइब्रेरी फैसिलिटीज भी साथ ही देंगे, एक बच्चा जो हमारे पास आएगा उसको हम लोग कोचिंग के साथ साथ लाइब्रेरी फैसिलिटीज भी देंगे कि 4 घंटे हमने पढ़ाया, अब आप, ये लाइब्रेरी है, एयर कंडीशनर रूम है, एयर कंडीशनर लाइब्रेरी है, आप इसमें बैठिए और पढ़िए। हम लोग बच्चे को वहां मोबाइल यूज करना नहीं उसको प्रोवाइड करवाएंगे, मोबाइल नहीं दे रहे, क्योंकि कंटेंट हम डिजिटल देंगे पूरा। हर बच्चे के पास हमारा खुद का एक टैब होगा, उस टैब में डिजिटली सारी चीजें इन्वॉल्व होगी, अवेलेबल होगी, पर वो इंटरनेट जैसी चीज से लिंक नहीं होगा। वो बच्चा उसमें से सिर्फ जो पढ़ना है वो पढ़ लो, नोट्स हैं वो देख लो, टेस्ट है तो भी उसी में होगा, वो सारी चीजें होगी। पर उसके लिए वो ऑप्शन नहीं है कि बच्चा अब सर्फ करे जा रहा है, इधर उधर जाया जा रहा है, कभी किसी टीचर का वीडियो देख रहा है, कभी किसी टीचर का देख रहा है, तो वो चीजों को कंप्लीट ही नहीं कर पाता। सही बात है। वो एक भ्रामक जो आज के जो वीडियोस बन रखे हैं उनमें खोके, कहानियों में खोके रह जाएगा, पढ़ नहीं पाएगा। हमारा टारगेट है कि हमने उसको थोड़े थोड़े मटेरियल को देकर थोड़ा थोड़ा सर्व करके डेली, भाई एक बच्चा है उसको एक साथ आप 20 किलो बादाम खिला दो या 1 किलो बादाम खिला दो, तो बुद्धि थोड़ी आ जाएगी। उसको थोड़ा थोड़ा करके रोज देते जाओ, तब मजा आएगा। तो टाइम के साथ वो शेड्यूल्ड भी होगा और उसका रिजल्ट भी निकल के आएगा। हम लोग उस थ्योरी पे काम करेंगे इसमें, और हमारा सीधा सीधा टारगेट यही रहेगा कि एक बच्चे की आदत में पढ़ाई डाल दो, उसके जीवन में पढ़ाई का महत्व और उसकी आदत बन जाए कि वो आगे के फ्यूचर में सेलेक्ट होने के बाद भी वो किताब में पढ़ता रहे। उसको इतना शेड्यूल कर दिया कि अब उसकी नौकरी भी लग गई ना, तो वो कोई साहित्य, कोई किताब पढ़ता रहे, क्योंकि हमने उसको 10-10, 12-12 घंटे फोन से दूर रखा, और फोन से दूर रखना ही सफलता का कारण बन जाएगा। क्या बात है। मैंने आपसे ये भी पूछा था सर कि ना इन 450 दिन के इस प्रोग्राम में, इस कोर्स में सबसे क्रिटिकल टाइम कौन सा होता है सर? सर, किसी भी स्टूडेंट के लिए सबसे जो क्रिटिकल फेज होता है वो 2 टाइम होते हैं। या तो वो स्टार्टिंग में जब ज्वाइन करता है, क्योंकि अपनाना पड़ता है उसको, तो क्या होता है, बच्चे को, मैं किसी स्टूडेंट से जो मैं उम्मीद रखता हूँ और होना भी चाहिए स्टूडेंट में, वो ये होना चाहिए कि अगर एक स्टूडेंट ने डे फर्स्ट में अपने दिल से किसी एक किताब को खरीद लिया, वो किसी भी पब्लिकेशन की हो या किसी भी राइटर ने उसको लिखा हो, उसने अपनी सूझबूझ से 4 लोगों से पूछ के जब किताब उसने खरीद ली, या तो खरीदने से पहले सबको पूछ ले, जो उसके एडवाइजर है सबसे पर खरीदने के बाद उस किताब को उसको भगवान मानना पड़ेगा कि ये वो किताब है जो मैंने खरीदी है और ये किताब मेरा सिलेक्शन करवा देगी, मुझे इसमें से पढ़ना है। ये होना बहुत जरूरी है। ये कोचिंग सेंटर के लिए भी, आपने जो कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लिया उसके बाद आपको यकीन करना पड़ेगा कि हम यहाँ आ गए हैं, अब जो ये जिस तरह से पढ़ाएंगे, ठीक है ना, गुरु है, ये भगवान है, ये हमारे साथ गलत नहीं होने देंगे। वो फेज क्या होता है, वो स्टूडेंट्स उसको एडेप्ट जब तक नहीं कर पाएगा, भरोसा वो स्टार्टिंग का भरोसा एक तो सबसे क्रिटिकल टाइम होता है। सेकंड टाइम ये आता है कि आदमी जब 4-6 महीने तैयारी कर लेता है ना, तो क्या होता है, सिमिलरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो रनिंग में है, दौड़ते रहते हैं, चलते रहते हैं, तो ऐसा कोई एग्जाम आएगा जो उसको एकदम से डिस्ट्रैक्ट करेगा। अरे सर फलानी वैकेंसी आ गई, वैकेंसीज आई है, पोस्टें बहुत है ना, 50,000 पोस्ट की वैकेंसी आई है सर, पर उस वैकेंसी के लिए आप तैयार हो क्या? नहीं, आप तो तैयार नहीं हो। आप तैयार नहीं हो तो वैकेंसी 1 लाख की क्यों नहीं आई? आप 1 लाख में आप नहीं सेलेक्ट हो पाओगे। अगर आप तैयार हो गए
तो चाहे एक पोस्ट की भी वैकेंसी आई है उसमें आपको सिलेक्शन दिलवा के रहेंगे। क्या बात है, बशर्ते कि आपने वो पूरा सिस्टम, वो जो प्रोसेस पूरा किया है। पूरा किया है। तो वो जो क्रिटिकल फेज है वो यही है कि बच्चा वहां तक टिक नहीं पाता, बच्चा खुद पे भरोसा नहीं कर रहा है, बच्चा बुक्स पे भरोसा नहीं कर रहा है, बच्चा टीचर्स पे भरोसा नहीं कर रहा है। ये जो भरोसे की कमी है, ये भरोसे की कमी है कि स्टूडेंट के जीवन का सबसे क्रिटिकल टाइम है। और यही चीज, और हिंदुस्तान तो हर चीज में, जैसे अपनी जो मेडिसिन सिस्टम है, अपना जो चिकित्सा पद्धति है वो है आयुर्वेदा। तो आयुर्वेदा ये कहता है कि दवाई तब तक असर नहीं करेगी जब तक उसको, दवाई को उस रूप से उसको आत्मसात करके नहीं लिया जाए। सही बात जैसे तुलसी खा रहे हो तो उसको, तुलसी का सेवन करते वक्त हाथ जोड़ के, हे तुलसी माता आप हमारे शरीर में आरोग्य पैदा करना, तो निसंदेह आरोग्य होगा। सही बात है ना। और स्टूडेंट के लिए ऐसा ही है, पढ़ते वक्त अगर वो हाथ जोड़ के किताब को कि हे देवी आज मैं तेरा स्मरण करके ये फला पुस्तक पढ़ रहा हूं तो ये मेरे काम आए, और आएगी वो उसको सफल बनाएगी। तो ये चीजें जरूरी है। एक चीज और जानना चाह रहा था सर, आपने इतनी सारी बातें बताई, पेरेंट्स का सर क्या रोल रहता है सर आज के समय में? पेरेंट्स को कैसे अब एक्ट करना चाहिए? क्योंकि पहले पेरेंट्स सख्त हुआ करते थे, आजकल पेरेंट्स थोड़ा बच्चों के साथ में घुलने मिलने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को अगर कोई चीज अगर मना की जाए तो वो सर वो बागी हो जाते हैं। अब पेरेंट्स को करना क्या चाहिए? क्योंकि पेरेंट्स पेरेंटिंग भूल गए हैं, वो कंफ्यूज हो गए हैं कि हम करें तो आखिर करें क्या। सर ये जो सिस्टम में जो बदलाव हुआ है ना, ये अचानक से नहीं हुआ। एक पीढ़ी पहले की अगर अपन बात करें, मतलब मैं मेरे पिताजी के अगर समकक्ष जो सारे लोग हैं उनकी बात करें, तो हर परिवार में 4, 5, 6 बच्चे होते थे। और मदर फादर का जो रोल है ना, वो बहुत बाद में, मदर फादर का रोल स्टार्टिंग एज में, मदर का रोल इतना सा रहता था कि बच्चा जब तक ना समझे तब तक ही वो उसको अपने पास रखती थी, गोद लेके रखती थी। उसके बाद वो सीधा अगली पीढ़ी को, मतलब दादा दादी को सौंप दिए जाते थे बच्चे। सही बात है। मतलब मुझे याद नहीं है कि मेरे पिताजी ने मुझे कभी गोदी में उठा के घूमे हो, है ना। मुझे याद नहीं है कि मेरे पिताजी मुझे साथ साथ लेके कहीं गए हो या बातचीत करी हो। पर आज के टाइम, और उनको असहज महसूस होता था। किसी अगर पेरेंट को ये बोल दे कि तेरे बच्चे को उठा के गोदी में, तो उस टाइम की पीढ़ी को असहज लगता था बाप को बेटे को गोदी में उठाना, क्योंकि वो एक सिस्टम ऐसा था। पर अब क्या, जब से ये सिंगल चाइल्ड है ना, एक बच्चा 2 बच्चा वाली ये पूरी आई है पीढ़ी, इसमें बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट हो गया है, गार्जियंस के लिए भी इंपॉर्टेंट यूनिट हो गया है, पूरी फैमिली के लिए। तो वो ये सुनना ही नहीं चाह रहे हैं कि उनके बच्चे को कोई कुछ कह दे, है ना। चाहे वो उसके अच्छे के लिए कह रहे हैं तो भी उनको ये लगता है कि मेरे बच्चे को ये कैसे कह दिया। स्कूल में जैसे अगर किसी बच्चे को हमने डांट दिया, डांट के ये बोल दिया कि ये, अच्छा, टीचर्स पे भी भरोसा नहीं करते। किसी बच्चे के लिए हमने कह दिया कि गलत लाइन में है, तो क्या नहीं आपको ये पसंद नहीं इसलिए आप इसके बारे में ऐसा कह रहे हो। और सर एक चीज ये भी है कि आपने बात करी जहां पर कि क्या होता था, माता पिता बच्चे को दादा दादी को दे देते थे, सौंप देते थे कि अरे यार आप इनका ध्यान रखो, और वो दादा दादी के साथ पलता खेलता बढ़ता, है ना। और वहां पे एक बॉन्डिंग भी होती थी, तभी कहते थे कि दादा दादी के साथ जो बॉन्डिंग है ना सर, वो बॉन्डिंग एक गैप पैदा करती थी पेरेंट्स के बीच में और बच्चे के बीच में। एक पिता का एक बच्चे को जो एक डर था कि मैंने कुछ किया तो मेरे पापा क्या सोचेंगे, तो वो अगर गैप कम है तो वो, उसको तो पता है कि पापा तो सब जानते हैं, पापा तो कुछ नहीं कहेंगे, पापा तो कुछ नहीं कहेंगे। तो ये कुछ नहीं कहने वाली चीज से शुरुआत होती है, और धीरे धीरे ये जाती है नशे की ओर, ये धीरे धीरे जाती है हर चीज से डिस्ट्रैक्शन की ओर, चिड़चिड़ेपन की ओर। आजकल माता पिता जो हैं वो आजकल क्योंकि अपने सास ससुर हो गए, जिन्हें हम दादा दादी कह रहे हैं, उनके साथ रहते भी कहाँ हैं। तो अब जब वो जो कहते हैं ना, एक पेड़ की जो छांव है अब वही हट गई, तो अब आप करोगे भी क्या फिर? वो कारण यही है ना कि सब इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। हाँ, हर आदमी फैमिली वाला कॉन्सेप्ट, अपनी खुद की स्वतंत्रता चाहता है। वो सोचता है कि मैं जैसा कर रहा हूँ। अब सबकी चॉइसेस अलग अलग होंगी। आपको लेट तक जागना पसंद है, मुझे लेट तक जागना पसंद है, या जल्दी सोना पसंद है, ऐसा डिफरेंस हो सकता है। तो जब फैमिली यूनाइट होती थी तो सबकी चॉइसेस मिक्स होके और फिर एक उसका वो आता था। तो वहां से बच्चे में क्या एक सहनशीलता का भाव आता था कि मुझे 10 बजे सोना पड़ेगा क्योंकि सारे लोग सो रहे हैं, ठीक है ना। तो यूनाइट फैमिली जो है वो सहनशीलता, चीजों को एक्सेप्ट करना कि ये अगर मान लो उनके मन मुताबिक चीज नहीं भी हो रही है तो उसको बर्दाश्त करना, क्योंकि दादी जी को ये पसंद नहीं है, दादाजी को ये पसंद नहीं है ना। ऐसा कह के बच्चों को थोड़ा थोड़ा बैरिकेडिंग करते थे, तो बच्चा क्या होता था, सहनशील बनता था, वो चीजों को झेल पाता था। अब आज के बच्चे को तो मन मुताबिक चल रहे हैं,
फिर उसके मन मुताबिक एक छोटी सी भी चीज नहीं हुई तो वो बच्चा सीधा सीधा मतलब ऐसा कदम उठा लेगा जिसकी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। सही बात है। एक बच्चा जो 12वीं क्लास का बच्चा है वो सिर्फ ये सोच रहा है कि मैं कोई ऐसा मित्र है मैं उससे बात करूं, और मान लो वो जो जो उसका मित्र है जो लड़का है वो उससे बात नहीं करना चाह रहा, दो दोस्त है नॉर्मल है, अगर उन दोनों में कोई छोटी मोटी टुचपुच हो गई, कोई लड़ाई का ऐसा मामला हो गया, तो अब उसके भाव ये हो रहे कि ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, तो वो जबरदस्ती उससे बात करने की या तो कोशिश करेगा, और अगर उसमें फेलियर हो गया ना तो वो सीधा सोचेगा अब तो मेरी जिंदगी कुछ बची नहीं, अब तो मेरा मर जाना ही बेहतर है। तो वो ऐसा स्टेप उठा लेगा, वो ऐसा कदम उठा लेगा जिसकी ना तो कोई अच्छा। और ये जो कदम उठे हैं पिछले इतने सालों में, इन्होंने गार्जियंस को इतना डरा दिया है कि हर गार्जियन एडमिशन दिलाने से पहले कान में आके एक बात बोल के जाता है कि साहब कोई बात नहीं यार, जितना पढ़ेगा उतना पढ़ लेगा, सही पर बात। आप प्लीज इसको कुछ कहना मत, ठीक है ना। क्यों मत कहना? अगर टीचर्स बच्चे को नहीं कहेंगे, टीचर्स बच्चे को नहीं सिखाएंगे तो वो कहां से वो सारी चीजें सही सीखेगा। सही पर इतना बांध दिया है टीचर्स को, और इतना टीचर्स पे अविश्वास हो गया है गार्जियंस का भी, ये यूनिवर्सल है, सब जगह है, पूरे हिंदुस्तान में यही है कि पेरेंट्स जो है वो टीचर्स पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं तो पेरेंट्स से यही उम्मीद करूंगा कि जहां भी वो एडमिशन दिला रहे तो वो इंस्टीट्यूट पे और बच्चे पे टीचर्स पे भरोसा करके दिला रहे, तो वो भरोसा वो लास्ट दिन तक कायम रखें कि टीचर्स आपके बच्चे के साथ गलत नहीं होने देंगे, बशर्ते आप उन टीचर्स को वो राइट्स दो कि वो आपके बच्चे के माता पिता की तरह माता पिता बन के ही काम करें, तभी बच्चा आपका सफल होगा। क्या बात है। एक सवाल और है मेरा सर आपसे जी सर। कि ये 450 डेज वाला जो कोर्स है हमारा, इसके अलावा कौन कौन से और कोर्सेज हैं और चीजें हैं जो हम हमारे इंस्टीट्यूट के माध्यम से स्टूडेंट्स को देने वाले हैं? सर हम लोग एजुकेशन के पैरामीटर्स में थोड़े बदलाव चाह रहे हैं। मेरे पिताजी की हमेशा नवाचार की सोच रही है, तो हम लोग ऐसे साथ बैठते हैं, मीटिंग्स होती है, मेरी बड़ी टीम है खुद की, बहुत लोग जो इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, बहुत सालों से जुड़े हुए जो लोग हैं, एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं, तो हम सब ने बैठ के अभी रिसेंटली कुछ चर्चाएं करी, तो उनमें हमने पाया कि जनरली बच्चा क्या कर रहा है। जनरली बच्चा 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में बच्चा सीरियस नहीं है पढ़ाई को लेके, अनुशासन को लेके, चीजों को लेके, फिर वो अचानक से उस पर दबाव आ रहा है, तो दबाव आ रहा है तो वो भीड़ के साथ साथ सेलेक्ट कर रहा है कि यार अगर 100 बच्चों ने अगर फॉर्म भरा तो उसमें से 90 बच्चे नीट जेईई के लिए फॉर्म भर रहे हैं, उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली वो एक भीड़ का हिस्सा बनते जा रहे हैं, एक प्रोसेस में बस आगे चल रहे हैं, चीजें हैं जो लगातार बस हुए जा रही है। पर इसमें ना तो कोई इंस्टीट्यूट उसको ये समझाने वाला है कि आपको क्या करना है, ना ही कोई ऐसी यूनिट है जो उस भीड़ से उस बच्चे को अलग कर दे। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं बात करूं, मेरे स्कूल में 300 बच्चे हर साल, लगभग 300 350 बच्चे 12वीं पास करते हैं, और उन 350 बच्चों में से साइंस के तो सारे बच्चे हैं, वो सिर्फ उनके लिए 2 ही लाइन है, नीट जेईई, या तो डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। अब उस बच्चे को ये बताने वाले लोग बहुत कम है कि ये तो सिर्फ 2 ही कोर्स हैं, इसके अलावा ऐसे 200 कोर्सेज और हैं जिनमें आप अगर ट्राई करो, एफर्ट्स करो, तो उनसे बहुत अच्छे पैकेजेस हैं, बहुत अच्छी जिंदगी है। बच्चों को पता ही नहीं है कि 1000 तरह की ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो स्कॉलरशिप पे पढ़ाती हैं। इंडिया में कम से कम 100 ऐसी यूनिवर्सिटीज होगी जो बच्चों को इतने अच्छे प्रोफेशनल कोर्सेज एकदम स्कॉलरशिप पे, गरीब बच्चा भी अगर है तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने के लिए तैयार है ना। दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं जो बच्चे को एक अच्छे स्किल के साथ ऐसा बिल्ड करती है कि वहां से निकलने वाला हर बच्चा सफलतम विद्यार्थी रहा है। तो वहां तक बच्चे की पहुंच कैसे हो, ये गांव के स्कूल बच्चे को बता ही नहीं पाते। तो हम लोगों ने ऐसे ऐसे कोर्स डिजाइन किए हैं कि हम लोग बच्चे को उस अप्रोच तक लेके जाएं। हम बच्चे को ये बताएं कि भाई आपके बच्चे को किस तरह से आप पढ़ा के और जज बना सकते हैं, किस तरह से पढ़ा के आप वकील बना सकते हैं, किस तरह से आप पढ़ा के पत्रकार बना सकते हैं। एक ऐसे ऐसे कोर्सेज जो अवेलेबल हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन कैसे हो सकता है, तो एक कोर्स तो हमने वैसा डिजाइन किया है जिसमें हम लोग आफ्टर 12th बच्चों का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो कहाँ कहाँ जा सकते हैं, उस पे एक कोर्स हमारा रहेगा। एक कोर्स है हमारा 1000 दिन का प्रोग्राम है, जैसे ये 450 दिन का प्रोग्राम है, वैसे एक 1000 दिन की कोचिंग हम लोग बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। हो सकता है इस बैच के जस्ट बाद में हम शुरू कर दें। उसमें हमारा ये रहेगा कि जिस बच्चे ने 12वीं पास करी
हम उस बच्चे का सीधा एडमिशन लेंगे। हम्म। अब वो बच्चा चाहे हॉस्टलर रहे, चाहे नॉन हॉस्टलर रहे, अप डाउनर रहे, जैसा भी रहे, 1000 दिन तक वो बच्चा हमारे कांटेक्ट में रहेगा। क्योंकि ये वाला जो 450 दिन वाला प्रोग्राम है वो पूरा पूरा है जॉब फ्रेंडली। हम्म। इसमें बच्चे को हम लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ ही पुश कर रहे हैं कि भाई जैसे तैसे करके आपको और ये गवर्नमेंट उन बच्चों के लिए है जो तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते करना हैं, चाहते हैं, हाँ। बस उनके लिए। पर ये जो 1000 दिन वाला जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में हम बच्चे के ओवरऑल स्किल डेवलपमेंट पे काम करेंगे। सही है। जैसे अगर एक बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है, तो हम लोग उसको कहेंगे भाई आ तू, जो भी बच्चा हमारे पास 1000 दिन में एडमिशन लेगा उसको कम से कम किसी एक स्पोर्ट में हम लोग उसको आगे की तरफ में बढ़ाएंगे कि भाई तू क्रिकेट में अच्छा है, भाई क्रिकेट खेल, टेबल टेनिस में अच्छा है, टेबल टेनिस खेल, बैडमिंटन में अच्छा है, बैडमिंटन खेल। जो कि हम राइफल शूटिंग शुरू करेंगे, हम सारे वो प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिनमें बच्चा अपना एक स्किल बना के स्पोर्ट्स के साथ साथ चीजों को जोड़ सके, ताकि बच्चा मेंटल फिजिकली फिट रहे। इमोशनली वो जो जो बच्चा खेलता है ना, जो बच्चा फील्ड में है, वो इमोशनली बहुत स्ट्रांग रहता है। सही कह रहे हैं आप, है ना। वो उसके इमोशंस स्ट्रांग रहेंगे, वो फिजिकली भी स्ट्रांग रहेगा, है ना। तो जो बच्चा इमोशनली फिजिकली स्ट्रांग है वो जिंदगी के कंपटीशन में तो कभी नहीं हारेगा। अब वो चाहे नौकरी जल्दी लगे या 1 साल बाद लगे, ठीक है। तो इस 1000 दिन की कोचिंग में हम स्पोर्ट्स, है ना, इन सारी चीजों के साथ साथ उसको बेसिक जो कोर्सेज है, जैसे या तो बीए कर रहा है, बीएससी कर रहा है, जो कर रहा है वो उसको साथ में करवाएंगे। और 1000 दिन की कोचिंग में हम उसको स्पोर्ट्स और इन सब चीजों को साथ लेते हुए और जो बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, है ना, सिविल सर्विसेज वाले जो एग्जाम है, उनके लिए बच्चे को तैयार करेंगे, ताकि बच्चा एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के साथ वहां पे खड़ा हो जाए। और नो डाउट रिजल्ट तो आना ही है। तो सर आपने हमें एड्यूनोवा के 2 ऐसे कोर्सेज के बारे में बताया जहां से बच्चे पढ़कर जो है सक्सेसफुल हो सकते हैं, और डेफिनेटली होंगे। 1-2 कोर्स और थे सर जिनके बारे में आप जिक्र कर रहे थे, जो 2 कोर्स आपने बताया जिनके बारे में मैं जान पाया, एक तो 1000 दिन वाला, एक 450 दिन वाला, 1-2 कोर्स और थे सर, उनके बारे में भी आप थोड़ा सा बताएं। जी बिल्कुल, मैं आपको ये कह रहा था कि टोटल 4 कोर्स की मैंने बात करी कि अभी हमने 4 कोर्स डिजाइन किए हैं। ऐसे 4 कोर्स है जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक सक्सेसफुल होने तक बच्चे के साथ वो चारों कोर्स पैरेलली चलेंगे। तो जिसमें पहला कोर्स हमने बताया जो शुरू कर रहे हैं 450 दिन का है, वो तो सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कोर्स है। दूसरा मैंने आपको 1000 दिन का बताया, जिसमें एक बच्चे को 3 साल मतलब लगभग हम अपने पास रख के और उसको पूरा पूरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ में, सिविल सर्विसेज की तरफ में उधर हम लेके जाएंगे। तीसरा कोर्स मैंने आपको बताया था सर एंट्रेंस टेस्ट वाला, कि हम लोग 12वीं क्लास का जो बच्चा जिसने 12वीं पास कर ली है, तो उसके तुरंत बाद उसको आगे कहाँ, अगर वो यूनिवर्सिटी लेवल पे जाए, भाई वो कंपटीशन की तैयारी करेगा तो मैं उसको अपने पास रख के कंपटीशन लेवल की तैयारी करवा सकता हूँ। पर वो बच्चा ये कहे कि नहीं सर, मुझे तो एक ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो उस यूनिवर्सिटी तक जाने का जो रास्ता है वो हम उसको उंगली पकड़ के वहां तक लेके जाएंगे कि देख भैया तुझे ये पढ़ना है। 11th-12th से उसके साथ हम शुरू कर देंगे, 11वीं क्लास से ही उसके साथ ये बात शुरू करेंगे कि 11वीं में आप ये पढ़ो, 12वीं में ये पढ़ो, और इनका मिला जुला एक एंट्रेंस टेस्ट होगा जो आजकल CUET के नाम से जाना जाता है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो होता है। तो वैसे कोर्सेज हम लोगों ने डिजाइन किए। तो तीसरा कोर्स ये हो गया। और एक कोर्स जो मेरे पिताजी काफी लंबे टाइम से, क्योंकि मेरे पिताजी खुद एक शिक्षक हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं, अभी वो प्रिंसिपल की पोस्ट पे काम कर रहे हैं, तो उनका बहुत लंबे टाइम से मानस था कि मुझे एक ऐसे गुरुकुल की स्थापना करनी है जिसमें मैं सिर्फ 6ठी क्लास के बच्चों का एडमिशन लूं। 5वीं तक बच्चा बहुत छोटा होता है तो वो हॉस्टल में नहीं आ पाता। तो ये कंप्लीटली रेजिडेंशियल बैच होगा। जो चौथा जो कोर्स है हमारा वो पूरा रेजिडेंशियल बैच होगा, जिसमें एक 6ठी क्लास के बच्चे का एडमिशन हम लोग लेंगे अपनी क्लास में। फिर उस बच्चे को उसके स्किल के अकॉर्डिंग हम लोग तैयार करेंगे। उसमें संस्कार, जो जिन संस्कारों की आज कमी आ रही है, वो सारे संस्कार उसको कक्षा 6 से हम देना शुरू करेंगे। और कक्षा 6 से ही हम उस बच्चे की पहचान करेंगे कि ये बच्चा फला गेम में, फला विषय में, फला चीज में ये अच्छा है। तो अब इस पे सपोज एक बच्चा है वो म्यूजिक में बहुत अच्छा है, पर मेरे आसपास की तो 150 स्कूल में कहीं म्यूजिक सिखाया नहीं जाता। अगर अपन बात करें पूरे अगर राजस्थान की सारी स्कूलों की अगर अपन बात करें तो बहुत कम ऐसे स्कूल है जो बच्चे के टैलेंट को देख के उस पर काम करती है ना। ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं। जैसे गवर्नमेंट का एक अगर अपन सेगमेंट की बात करें तो नवोदय विद्यालय जो रहे हैं, उन्होंने हमेशा
मतलब बच्चे के टैलेंट पे काम किया। जो बच्चा संगीत सीखना चाहता है उसको संगीत सिखाया, जो बच्चा साइंस सीखना चाहता है उसको साइंस सिखाया। तो हमने उसके लिए प्रोग्रामिंग चालू करी है, हमने रोबोटिक्स लैब बनाई है, हमने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल लैब बनाई है, हमने कंप्यूटर लैब्स बनाई है, हमने स्पोर्ट्स लैब शुरू करी है। स्पोर्ट्स लैब में भी हम लोग वो काम कर रहे हैं कि एक बच्चे को 6ठी क्लास से हम लोग ट्रेंड करना शुरू करेंगे कि बेटा तुझे अगर क्रिकेट खेलना है तो क्रिकेट की कोचिंग देंगे हम उसको। क्योंकि बच्चा हॉस्टलर होगा, बच्चा कंप्लीटली हमारे पास ही रहेगा, तो हम उसको सारा टाइम दे पाएंगे। उसके लिए स्कूल जो है वो सिर्फ लर्निंग प्रोसेस है। स्कूल उसके लिए वो आज की भागदौड़ वाली कंपटीशन, बड़ा थैला, बहुत सी किताबें और सिलेबस वाली जो कहानी है वो स्कूल नहीं है। घर से ट्यूशन, ट्यूशन से स्कूल, फिर घर, वो स्कूल नहीं है। ये जो स्कूल है, ये जो गुरुकुल है, ये वो उपनिषद परंपरा वाला वो गुरुकुल है जिसमें बच्चे को वो माँ बाप की तरह, आदर्श गुरु की तरह पास में बैठ के उंगली पकड़ के उसको सिखाना कि आप बेटा ऐसा कर लो। तो चौथा कोर्स जो हमारा होगा उसमें सिर्फ हम 6ठी क्लास में एडमिशन लेंगे और वो बच्चा फिर 6ठी से 7वीं 8वीं 9वीं ऐसे करते करते फिर वो आगे जाके चयन करे जहां उसको जाना है। बिल्कुल सही। एडिनोवा गुरुकुल जिस तरीके से नाम है, गुरुकुल पहले हमारे यहाँ पर होते थे कि एक गुरु बैठता था और सारे जो है स्टूडेंट्स को जो है, अपने शिष्यों को जो है ज्ञान देता था एक तरह से। तो मैं कहीं ना कहीं उसकी झलक भी यहाँ पर देख पा रहा हूँ। बिल्कुल वैसा ही है। आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि टैलेंट का आप जिक्र कर रहे थे, है ना, कि टैलेंट पर काम किया जाता है और इस तरह से, तो टैलेंट और सिलेक्शन के बीच में सबसे बड़ा गैप क्या है आपके हिसाब से? रेगुलरिटी। टैलेंट और सिलेक्शन के बीच में हमेशा से जो गैप रहा है वो डिसिप्लिन और रेगुलरिटी का रहा है। अगर एक टैलेंटेड स्टूडेंट को, अगर मेरे स्कूल के एक बच्चे की मैं आपको बात बताता हूँ, हमारे इंग्लिश मीडियम में 3rd 4th स्टैंडर्ड में एक बच्चा, एक SUPW के कैंप लगते हैं, तो उस कैंप में 100 मीटर की दौड़ हो रही है, 10वीं 12वीं के बच्चे दौड़ रहे हैं, उनमें एक छोटा सा बच्चा आता है, है ना, और एक अंग्रेजी के हमारे शिक्षक रहे अंग्रेजी माध्यम के, अरुण कुमार यादव, तो वो लेके आते हैं कि सर ये बच्चा भी ये दौड़ना चाहेगा। अब देखो टीचर की पहचान और गार्जियंस की मेहनत, इस सब का एक मिला जुला परिणाम क्या आता है उसकी अपन बात करते हैं। तो उस बच्चे को लेके आते हैं और वो 10वीं 12वीं वाले बच्चों के साथ उस बच्चे को दौड़ाते हैं। आप यकीन मानिए डे फर्स्ट में उस बच्चे का टैलेंट वहां पे दिख गया कि उसने उन बच्चों के इर्द गिर्द, जीता नहीं होगा फिर भी हारा भी नहीं, दौड़ लगाई। तो वो सर ने मुझे बोला, मेरी वाइफ जो कि इंग्लिश मीडियम संभालती है तो उनको बोला, उन्होंने उनके फादर को बुलाया, थोड़ा बहुत उस टाइम पे जो भी काउंसलिंग थी की, और ही इज सच ए गुड मैन, उन्होंने एक्सेप्ट किया इस चीज को कि हाँ मेरे बच्चे में ये टैलेंट है तो मैं इस पे मेहनत करूंगा। वहां से देखो आप गार्जियन का भी रोल शुरू हो रहा है, जितना टीचर का रोल है उससे कई ज्यादा गुना गार्जियन का रोल वहां से शुरू हो रहा है। आप यकीन मानो सर, वो बच्चा इस बार आप सबके आशीर्वाद से ओलंपिक में दौड़ेगा। क्या बात है! ऑल ओवर इंडिया में 43 गोल्ड मेडल आज तक वो बच्चा ला चुका है एथलेटिक्स में। वो 100 मीटर का स्कूल लेवल का, डिस्ट्रिक्ट लेवल का, स्टेट लेवल का और ऑल इंडिया का चैंपियन है। ओहो। और अभी लास्ट ईयर तक वो साइंस स्पोर्ट्स एकेडमी में वहां पे खेल रहा था। अभी उसको एज ए आर्मी पर्सन सेलेक्ट कर लिया गया है। यानी 12वीं में वो बच्चा हमारे पास, चूंकि एग्जाम ही नहीं दे पाया था, 12वीं में बच्चा लास्ट ईयर हमारे पास था पर एग्जाम नहीं दे पाया, तो 12वीं में वो बच्चा फेल हुआ है। फिर भी 1.5-2 लाख की नौकरी उसको आज गवर्नमेंट जॉब मिल चुकी है। इंडियन आर्मी ने उसको अपने पास एज ए स्पोर्ट्स प्लेयर, एज ए गेस्ट प्लेयर उसको अपॉइंट कर लिया है और उसकी ट्रेनिंग चल रही है। तो उसके गार्जियन ने भी बहुत मेहनत करी। उसके फादर साहब, दिवाकर सिंह नाम का बच्चा है, तो बहुत उसके फादर ने मेहनत करी, टीचर्स ने उसकी परख करी। तो ये चीज कहीं ना कहीं जरूरी हो जाती है कि टैलेंट जो है, टैलेंट को भुनाना आना चाहिए। सही बात। मौका जिंदगी में बार बार नहीं मिलता। जो मौका मिला है उस मौके को ढंग से, उस टैलेंट को ढंग से अगर आप देख सको, ढंग से उस टैलेंट को आप ट्रीट कर सको, तभी उस टैलेंट के होने का और आपके टीचर होने का फायदा है। क्या बात है। जब किसी स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है तो आप पर्सनली कैसा फील करते हैं? सर, शिक्षक के लिए सबसे जो सुकून का पल होता है ना, मतलब बीइंग ए टीचर, जो सबसे इमोशनल मोमेंट होता है वो यही होता है कि उसके बच्चे सेलेक्ट हो जाए। गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। मतलब आपको वो फीलिंग्स मैं अभी रिसेंटली बहुत लगभग आज तक जिन बच्चों को पढ़ाया उसमें से खूब बच्चे सेलेक्ट हुए, और जब पता चलता है ना तो बच्चे का फोन आता है
तो हम लोग उसको सीधा यही बोलते हैं कि खाली हाथ मत आना, मिठाई का डब्बा साथ लेके आना। पर मन ये करता है कि यार ऐसी 1000 मिठाई के डब्बे मैं उसको दे दूं, क्योंकि हमने जो मेहनत करी, वो जो फसल हमने बोई, वो फसल अगर फलित होके अगर वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ बच्चा चला गया, उसकी नौकरी लग गई, तो इससे ज्यादा किसी टीचर के लिए खुशी की बात नहीं हो सकती। ये हर शिक्षक के लिए, शिक्षक माँ बाप से ज्यादा खुश होते हैं। माँ बाप को भी, जबकि वो तो माँ बाप तो उसकी फैमिली का पार्ट है, फिर भी शिक्षक के लिए बहुत खुशी की बात है कि किसी का सिलेक्शन हो। सर, आपने मुझे अपने एक स्टूडेंट के बारे में बताया जो इस बार ओलंपिक में दौड़ेंगे और भारत को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि कोई और भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी जर्नी को देख करके आप इंस्पायर होते हो और आप इमोशनल हो जाते हो कि यार सच में यार मेहनत करी है? सर, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मेरे खुद के स्टूडेंट्स ऐसे रहे हैं जिनको यूं देख के लगता है कि यार मुझे जो उम्मीद थी उससे कई गुना ज्यादा उन्होंने अच्छा किया। तो पर मैं यहाँ अपने किसी स्टूडेंट के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि अगर किसी स्टूडेंट के बारे में मैंने कहा, मैंने उसको पढ़ाया, मैंने वो मेरा नीट, मेरा मैं हो जाएगा। मैं यहाँ बात करूंगा एक ऐसे स्टूडेंट की, मेरे रिलेटिव हैं, मेरे ब्रदर हैं, मैं काफी इंस्पायर्ड हूँ उनसे। मतलब बीइंग ए स्टूडेंट अगर किसी को जीना हो तो वैसे जिए। मेरे एक ब्रदर हैं अंजनी कुमार लखावत। अंजनी कुमार जी मेरे क्लासमेट भी थे और मेरे भाई भी हैं, दोनों चीजें हैं। उनकी जो जर्नी रही है ना सर, स्ट्रगलिंग फेज में किसी आदमी को, मतलब बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में पढ़कर सफलता हासिल करना, वहां जो अपन शुरू से बात कर रहे हैं ना, धैर्य, कि भाई एक नितांत जो सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वो है धैर्य और निरंतरता, पेशेंस जो चाहिए और रेगुलरिटी जो चाहिए, वो वहां देखने को मिलती है। उन्होंने लगातार प्रयास किए और इतना एकदम काम होके, कूल होके, कि किसी को पता भी नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। सरकारी नौकरी भी कर रहे हैं, घर परिवार भी पूरा संभाल रहे हैं, एक भी ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी जहां पे वो आगे नहीं हो। मतलब माँ बाप की, दादा दादी की सेवा करने की अगर बात आए तो भी उनसे ज्यादा अच्छा मैंने किसी को नहीं देखा आज तक कि भाई अपने पेरेंट्स की सेवा में, आज्ञाकारी होने में, काम करने में उनसे अच्छा कोई हो सकता है। उनका अभी राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट की जो सबसे बड़ी सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है, आरएस में, वो टॉप 10 में नंबर 7 पे रहे हैं। और उन्होंने पूरे परिवार को एक सीना चौड़ा करके, मतलब एक जो लाइमलाइट हो जाती है ना, आदमी जब जहाँ खड़ा रहे तो हर कोई आके कहेगा यार क्या बात, एक फोटो है ना। तो सिलेक्शन के बाद अभी मुझे मिले थे, मैंने कहा यार एक फोटो हो जाए, कल को एसडीएम साहब बन जाओगे तो कम से कम मैं आपके गार्ड को फोटो दिखा के तो कैसे एक फोटो है भाई है मेरा। तो वहां से ये चीज ऐसा लगती है कि जब कोई स्टूडेंट बने तो वैसा ही बने और वैसा ही रहे, ताकि पढ़ने में और पढ़ाने में दोनों में मजा आए। तो सर, आपसे मेरा ये भी सवाल है, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है तो वो एड्यूनोवा गुरुकुल का अगर हिस्सा बनना चाहता है और वो नागौर के आसपास नहीं रहता, तो क्या डिजिटली भी वो आपसे जुड़ सकता है? हम लोग ऑनलाइन मेथड पे तो नहीं जाएंगे, पर ये है कि हम लोग हर बच्चे को हॉस्टल फैसिलिटी जरूर प्रोवाइड करवाएंगे, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। और ये फैसिलिटीज भी हम एकदम ऐसी कॉस्ट पे प्रोवाइड करवाएंगे जो सबके लिए अफोर्डेबल हो। एक मिडिल जो एवरेज स्केल वाले जो लोग हैं, मध्यम वर्गीय जो परिवार हैं, किसान मित्र, मेरी जो सोच हमेशा से रही है, क्योंकि मैं एक एग्रीकल्चर बेल्ट के बीच का हिस्सा हूं, तो मैं हमेशा किसान को पहले सोचता हूं, क्योंकि किसान है जो ये सारी चीजें जो है सिस्टम को जो चला रहा है। तो किसान का जो बच्चा है वो बच्चा कम कॉस्ट में पढ़े, जहां उसकी 5 लाख 7 लाख 10 लाख की कॉस्ट जा रही है, उस कॉस्ट को कट करते करते उस कॉस्ट पे अपन लेके आ जाए कि बच्चा एक नॉमिनल कॉस्ट पे, एक मध्यम वर्ग के परिवार का बच्चा नॉमिनल कॉस्ट पे पढ़े, अच्छा रहे, अच्छा खाए पिए, और वो भी एकदम कम कॉस्ट पे वो कर ले। ताकि, क्योंकि बेसिकली शिक्षा जो है वो अच्छी शिक्षा सबका अधिकार है, सबको मिलनी चाहिए। सही बात है, हर बच्चे का ये अधिकार है। और चूंकि मेरे लिए शिक्षा व्यवसाय नहीं है, मेरे लिए शिक्षा मेरा एक जुनून है जो मुझे अपने आसपास के लोगों को सर्व करना है और बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे सर्व करना है। सर, अब आगे एम क्या है हमारा? हम कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ पहुंचना चाहते हैं? आपका अगर एम की बात करूं तो अब क्या है?
सर मेरा एम, मैं इंडिया में इस एड्यूनोवा गुरुकुल को एक ऐसे लेवल पे बिल्ड करना चाहता हूँ कि जो लोग सच में पढ़ना चाहते हैं, हम्म जिन लोगों को चकाचौंध प्यारी नहीं है, जिनको सफलता प्यारी है, हम्म जिनको ये लगता है कि मुझे सफल होना है, हम्म मेरे लिए बेसिक जो सारी चीजें हैं वो इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है जितनी ज्यादा जरूरी मेरे लिए सफलता है। हम्म तो मैं उन बच्चों को अधिकतम सफल बनाऊं और लोगों को ये लगे कि यार अगर नौकरी लेनी है, हम्म। अगर गवर्नमेंट जॉब में जाना है, अपना करियर बनाना है, तो हमें एड्यूनोवा में जाना चाहिए। मैं क्या उस बात लेवल पे जाना चाहता हूँ। सर, आप जिस कम्युनिटी से आते हैं, चारण कम्युनिटी, पंकज सांधु, सर तो कहते हैं कि चारण जो होते हैं वो जन्म से ही 8वीं पास होते हैं, तो ऐसा क्यों कहते हैं सर? सर ये मेरे लिए गौरव की बात है कि हम्म हमारे समाज को देखो, वैसे तो बीइंग ए टीचर, शिक्षक की कोई जाति नहीं होती, किसी भी शिक्षक की कोई जाति नहीं होती। सब सजाती हैं, एक जात के सब हम्म लोग। शिक्षक की जाति शिक्षक है और स्टूडेंट की जाति स्टूडेंट है। फिर भी अगर आपने पूछा है तो मैं आपको बताता हूँ कि चारण जो कम्युनिटी है वो मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं चारण हूँ। ये एक डिसेंट कम्युनिटी मानी जाती है। यहाँ देवी का आशीर्वाद है, भगवती का हम्म आशीर्वाद है। और आप ये नोटिस भी करेंगे कि जितनी भी लोक देवियां हुई है, हम्म जितनी भी देवियां, आप करणी माता है ना, आप आवड़ माता है ना, आप जितने जितने जो आपने अगर इंगलाज माता है ना, टर्नोट राय, ये सारे जितने भी नाम है वो सब चारण कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। हम्म जितनी भी लोक देवियां हुई है आप उठा के देखिए उनका इतिहास, हम्म वो चारण कम्युनिटी से बिलोंग हम्म। करते हैं। इसीलिए चारणों को देवी पुत्र कहा जाता है। अच्छा। तो ये देवी का आशीर्वाद रहा है कि आईक्यू लेवल तो पूरी कम्युनिटी के बच्चों में शुरू से अच्छा रहता है। अच्छा रहता है। हाजिर जवाबी जो है वो समाज के हर हम्म बच्चे में बहुत अच्छी रही है। तो ये हाजिर जवाबी है जिसकी वजह से सब लोग ये कहते हैं कि भाई चारण का बच्चा 8वीं पास पैदा होता है, अच्छा। बच्चा होता है, और आईक्यू लेवल और वो सारी चीजें स्ट्रांग रहती हैं। क्या बात है सर! एक संदेश आपका स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए अगर होगा तो वो क्या होगा? बेसिकली मैं अपने आप को उतना योग्य तो नहीं मानता कि मैं कोई संदेश देने जैसा मेरे में कोई वो है, पर अगर मैं किसी पेरेंट से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ तो वो सिर्फ ये है कि आप आपके बच्चों को ट्रैक कीजिए। आप आपके बच्चे को ये देखिए कि बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कौन सी दिशा में जा रहा है, क्योंकि बच्चा बच्चा है, बच्चा नादान है। आप बच्चे को मॉनिटर नहीं कर रहे हो, आप बच्चे को देख नहीं रहे हो बच्चा क्या कर रहा है, आप सिर्फ विश्वास कर रहे हो कई कई बातों पे। बच्चे ने आपको कह दिया कि ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है, आज छुट्टी है, छुट्टी है ना, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। तो आप शिक्षकों पे विश्वास कीजिए। आप जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, आज जिस भी स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है, आप टीचर्स पे विश्वास कीजिए। आप टीचर्स के टच में रहिए, आप टीचर से बच्चे को ट्रैक करते रहें। ये सबसे बड़ी चीज है। और दूसरी चीज कि आप अपने बच्चे को शिक्षक के प्रति सम्मान सिखाएं। जो आज इंडिया में सबसे कम हो रहा है वो है कि बच्चों के मन में शिक्षक के लिए वो सम्मान रहा नहीं। वो सम्मान अगर अपने पेरेंट्स अगर जगाना शुरू कर दे तो भारत फिर से विश्व गुरु होगा, आज भी है और हमेशा रहेगा। जिन्होंने इस पॉडकास्ट को पूरा देखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने इस पॉडकास्ट को थोड़ा भी देखा है तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे मिस्टर पंकज सांधु सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सर हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़े। इस पॉडकास्ट में हमारे साथ थे एसएसवी डीडीएस गुरुकुल के ओनर और एडिनोवा गुरुकुल के फाउंडर मिस्टर पंकज सांधु सर। और साथ ही सर का एक और सपना है कि वो एक यूनिवर्सिटी लेकर आना चाहते हैं उस क्षेत्र में जहां से वो आते हैं। मैं चाहूंगा कि आप सबके प्यार और आशीर्वाद के साथ में वो सपना भी जल्दी पूरा हो। सभी लोगों से मेरा ये निवेदन रहेगा कि बहुत जल्दी 21 जनवरी 2026 से हम लोग अपना पहला बैच एडिनोवा गुरुकुल का 450 दिन में सरकारी नौकरी की गारंटी का जो पहला बैच शुरू हो रहा है, उस बैच में आप आए, आप हमें परखें, परख कर वहां प्रवेश लें और आपके एडमिशन के साथ ही हम ये सुनिश्चित कर देंगे कि आपकी सरकारी नौकरी अब आपसे दूर नहीं है। बहुत ही जल्दी आप सरकारी नौकरी का हिस्सा बनने वाले हैं। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स आ रही हैं, गवर्नमेंट की बहुत सारी भर्तियां आ रही है। अगले 2 साल में खूब सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इन भर्तियों में सफल होंगे
और आप सबके आशीर्वाद से बहुत सारे बच्चे आर्डिनो का हिस्सा होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।